पढ़ाई हो रही है आप लोग की? यस सर। ओके। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप लोग कैसे प्रोसीड करते हैं सिलेबस को? मतलब मैथमेटिक्स मान लीजिए है या फिर साइंस है। वालेकुम सलाम। तो कैसे पढ़ते हैं, मतलब क्या स्टेप बना रखा है कि मतलब कैसे सोच रखा है कि पहले हम ये पढ़ेंगे फिर ये उसके बाद एक चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा, ऐसा कुछ प्लान है माइंड में या नहीं रैंडम सर, होता है? कोशिश ऐसा कोई करते हैं कि प्लान? पूरी एनसीईआरटी को ज्यादा से ज्यादा मतलब डीपली जाके पढ़ें। ये अच्छी बात ऐसा है। साइंस साइंस में तो कम्प्लीटली यही करना है, साइंस में कुछ और नहीं करना है। जी। साइंस में एनसीईआरटी का मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स का कहने का मतलब कम से कम 20 बार होना चाहिए। एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जैसे जैसे आप रिवाइज करते जाओगे ना वो टाइम कम लगेगा उसमें, ठीक है। एग्जांपल फिर भी अभी एक- कंप्लीट, हाँ अभी हम लोग का हम कंप्लीट हुआ एनसीईआरटी के एग्जांपल करने लग गए, हाँ हाँ उससे काम तो हो ही हाँ, जाए। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी करना है, एक्सरसाइज भी करना है। इससे इम्पोर्टेंट फर्स्ट प्रायोरिटी इसे देके करना है साइंस के केस में, मैथ्स में नहीं, साइंस के केस में, ठीक है। साइंस साइंस के केस में आपको एनसीईआरटी को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। और मैथ्स सर में आप टाइम जो टेबल क्वेश्चन, कैसे बनाना है? हाँ टाइम टेबल कैसे बनाना है? देखो, मैं एक अभी क्लास के बाद मैं इस पे डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। एक फिक्स होना चाहिए, कुछ ना कुछ चीजें फिक्स होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि रैंडमली हम पढ़ते चले जा रहे हैं, हमें पता नहीं कि बाउंड्री हमारे कहाँ है, मतलब कहाँ हमारी लिमिट है, कहाँ तक हमें पढ़ना है। जैसे मान लीजिए एक चैप्टर उठाया, तो किसी ने उठाया एनसीईआरटी पढ़ लिया, फिर किसी ने आर एस अग्रवाल उठा के लगा लिया, फिर किसी ने कोई और बुक लगा के लगा लिया, फिर किसी ने पीवाईक्यू देख ली, फिर किसी ने इंटरनेट पे सर्च करने लगा। तो ऐसे तुम सर्च करते जाओगे तो कोई लिमिट नहीं है इसकी। तो अपने आप को एक लिमिट में रखना है कि मतलब जैसे, हाँ हम एनसीईआरटी लगाएंगे, पीवाईक्यू लगाएंगे, और जो क्लास से डीपीपी वगैरह मिलती है उसे सॉल्व करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। इसी को 2 बार पढ़ेंगे बस, एक सब्जेक्ट को 2 बार मिनिमम। तो ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन होता है, ठीक है। यस सर। और शालिम, जो तुम क्लास 9 की बुक मांग रहे थे वो मैं अभी सेंड कर दूंगा, ठीक है। यस सर। हालांकि वो सेम बुक तो नहीं है, ठीक है, दूसरी बुक है लेकिन उससे बेहतर है, ठीक है। उसमें ढेर सारे सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, अच्छी है बुक, वो काफी अच्छी है। तुम उसके क्वेश्चंस को एक्सट्रीम लेवल पे पाओगे, ठीक है। पीसीएम हाँ, पीसीएम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एम है। एम है, मैथमेटिक्स है। फिजिक्स नहीं इसमें? नहीं, फिजिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स की बुक तुमने मांगा था ना। सब फिजिक्स की भी होगी तो भेज दो। फिजिक्स की एनसीईआरटी है तो भाई फिर तुम्हारे पास, एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा मत जाने की कोशिश करो अभी के लिए। एनसीईआरटी, डीपीपी, पीवाईक्यू, इससे ज्यादा मत करना। इससे ज्यादा करोगे तो एक फिजिक्स के चैप्टर में भूल भुलैया है पूरी, उसमें खो जाओगे फिर, काफी कुछ है उसमें, ठीक है। चलो, आई थिंक ढेर सारे लोग आ चुके हैं। इमरान, पढ़ाई कैसी हो रही है तुम्हारी? यस सर, सही हो रही है। क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर रहे हो या नहीं? यहाँ सर कर रहे हैं। अच्छा, पेपर दिया था इस बार? नो सर, इस बार नहीं दी सर। नहीं तो ये तो गलत बात है। मैं सफर में था इसलिए सर। अच्छा, अलविया आपका? सर ठीक चल रही है। ठीक है। हुजैफा? ताहिरा, इरम? यस सर। आप फर्स्ट क्लास में आई हैं अभी, आपकी ये फर्स्ट क्लास है? सेकेंड क्लास कल भी किए थे। Okay, okay. तो कल समझ में आ गया था? यस सर। चलो ठीक है, ठीक है। आई थिंक वी हैव टू स्टार्ट नाउ। सो देखो, कल हमने क्या पढ़ा, कल की जो हमारी लास्ट क्लास थी। कल हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया था हमने, पहले हमने पढ़ा था
इंट्रोडक्शन, देखो पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन में हमने इंट्रोडक्शन में हमने बताया था रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव टर्म होता है। उसके बाद काफी कुछ डिस्कशन हुआ था, जो डिस्प्लेसमेंट है आपका, डिस्टेंस है, और रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म कैसे है, डिस्टेंस और डिस्टेंस के ढेर सारे डिफरेंसेस हमने पढ़े थे, कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करे थे, काफी कुछ हमने इंट्रोडक्शन में किया था। ठीक है, देन हम आ गए थे एवरेज वेलोसिटी के ऊपर। ठीक, एवरेज वेलोसिटी को हमने डिफाइन किया था कि एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है, और एवरेज वेलोसिटी का फिर ढेर सारा हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। ठीक है, देन हमने थर्ड पार्ट स्टार्ट किया था, जैसा कि आपने बताया था थर्ड पार्ट हमारा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये हमारा थर्ड पोर्शन था। ठीक, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और हम इसी पे आके डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे हमने क्लास को ओवर कर दिया था, और यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको एक्सेलरेशन के बारे में बताया था। मैंने कहा था देखो एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी में चेंज होना, जहां भी एक्सेलरेशन आएगा वहां वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, सो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वहां पे एक्सेलरेशन है। अगर वेलोसिटी चेंज इस तरह से हो रही है कि वेलोसिटी में चेंज पॉजिटिव है, यानी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और अगर वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। आ रहा है समझ में? तो ये हम बोलते हैं कि जहां वेलोसिटी में चेंज आएगा वहां पे एक्सेलरेशन होगा। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? एक्सेलरेशन की वैल्यू रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज, यानी आपने जो चेंज पाया है v माइनस यू, ये जो चेंज पाया है ये 1 सेकंड में कितना, यानी पर यूनिट टाइम। ठीक है, 1 सेकंड में कितना है पर यूनिट टाइम के लिए t से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपका हो जाता है एक्सेलरेशन। और इसी को आप इस तरह से t से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 80 हो जाएगा, और u को इस तरफ लाके ऐड कर दो तो ये u हो जाएगा u प्लस 80। और इस तरह से आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ढेर सारी और भी इक्वेशंस हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा इसमें हमने कुछ चीजें और, जैसे ये आप एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ रहे थे, तो कुछ चीजें मैं आपको और बता दूं। जो वेलोसिटीज होती है ना वो टोटल, अभी तो आपके पास 3 टाइप्स की वेलोसिटी, या आप कह लें 4 टाइप की, मैं बताता हूँ कैसे। एक आप कह लें कि देखो यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म कुछ वेलोसिटी है, कुछ टाइप की वेलोसिटी में इसको क्लासिफाई किया गया है। सो पहली वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह ले या स्पीड कह ले, मैंने बताया था कि कल स्पीड और वेलोसिटी इंटरचेंजेबली यूज की जाएगी फॉर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में दोनों सेम होती है, स्ट्रेट लाइन और वन डायरेक्शन मोशन। ये चीज क्लियर है या नहीं है? कल हमने डिस्कस किया था ना इसके बारे में। यस सर। एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, एक होती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंड देन वन लास्ट इज एवरेज वेलोसिटी। ये सारे टाइप ऑफ वेलोसिटीज हैं। ठीक है, टाइप ऑफ वेलोसिटी, तो मैं बताता हूँ, सबका मतलब बता देता हूँ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये हो जाता है वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो, वेलोसिटी अगर, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, समझ में आ रहा है? जैसे हमने हाईवे पे मूव करना है तो हाईवे पे हमारी जनरली स्पीड फिक्स होती है। ठीक है, इवन आप आगरा एक्सप्रेसवे वगैरह पे जब जाओगे तो वहाँ पे लिखा भी होता है कि मिनिमम आपको 60 की स्पीड फॉलो करना है, और मैक्सिमम आप 100 120 जा सकते हो, उससे ऊपर नहीं जा सकते। इवन 60 से अगर कम पे भी जाओगे ना तो भी आपको चालान मिल जाएगा, या कुछ ना कुछ आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो अगर कोई साइकिल से जा रहा हो तो? साइकिल से जाते ही नहीं बेटा उस पे। चलो वैसे क्वेश्चन अच्छा था तुम्हारा, साइकिल से जा रहा हो तो। चलो खैर, तो वेलोसिटी होनी चाहिए कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। ठीक, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो उसे हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे कोई आदमी फिक्स है 10 किलोमीटर पर आवर से मूव कर, बस उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी चेंज। और ये जो वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, इसी के अंडर आ जाता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इसी में आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आ रहा है समझ में? क्योंकि यहाँ वेलोसिटी चेंज हो गई ना, वेलोसिटी चेंज होने का मतलब एक्सेलरेशन आ गया, और अगर एक्सेलरेशन आ गया ना तो इसे एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे, ज्यादा जनरल टर्म ये है एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक, और अगर उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है तब वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा।
ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी जब चेंज होती है तो एक तो आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आता है, एक आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, आ रहा है समझ में? ठीक, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन, यहाँ पे जो तुम्हारा एक्सेलरेशन है ना वो कांस्टेंट नहीं, जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन जो तुम यूज करते हो ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इन सब में एक्सेलरेशन की वैल्यू एक ही होती है, फिक्स होती है, ये चेंज नहीं होती। लेकिन अगर एक्सेलरेशन भी चेंज हो गया ना तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, इन दोनों के केस में वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से इसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेकंड टाइप की वेलोसिटी, पहली वेलोसिटी यूनिफॉर्म यानी वेलोसिटी कांस्टेंट, दूसरी वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म यानी वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, वेलोसिटी या स्पीड, मैं बता दे रहा हूँ, मैं बार बार इसको यूज करता हूँ, वेलोसिटी या स्पीड, आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के लिए दोनों सेम होती है, ठीक है, सर्कुलर मोशन हो तो दोनों सेम नहीं। इसी तरह से इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी किसे बोलते हैं? स्पीड या वेलोसिटी एट इंस्टेंट, वेलोसिटी एट ए इंस्टेंट ऑफ टाइम, वेलोसिटी एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम यानी एक पर्टिकुलर टाइम पे आपने एक टाइम बता दिया, बताओ 4 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी थी, तुरंत उसकी वेलोसिटी बताओ। 5 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी थी, तुरंत एट इंस्टेंट वेलोसिटी बताओ। जैसे बाइक में वो मीटर नहीं लगा होता है, जो स्पीडोमीटर होता है, ठीक है, तो स्पीडोमीटर में जो एट इंस्टेंट की वेलोसिटी आपको पता चलती, आ रहा है समझ में? जैसे बाइक पे पीछे बैठे हुए हो और भाई गाड़ी चला रहे हैं तो बोलते हो भाई स्पीड को स्लो कर लीजिए, बहुत तेज जा रहे हैं, तो कैसे तुम्हें पता चलता है? तुम मीटर में देखते हो 120 दिखाता है, तो कहते हो स्लो कर लीजिए बाइक को, ठीक है, आ रहा है समझ में? फील करते हैं, हाँ, क्या करते हैं? फील करते हैं, फील हाँ फील वही, होता है कि हाँ अब बिल्कुल, अब मौत दिखाई दे रही है। अब मौत दिखाई दे रही है, वही वही, ठीक है। तो वहां पे फील करने के बाद फिर हम मेजर भी कर लेते हैं स्पीडोमीटर में देख के, ठीक है। तो वेलोसिटी एट इंस्टेंट ऑफ टाइम, वेलोसिटी एट इंस्टेंट ऑफ टाइम। अच्छा, अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है फिर? एवरेज वेलोसिटी को हमने देख रखा था कल। एवरेज वेलोसिटी मोशन के खत्म होने के बाद, जब मोशन हमारा कंप्लीट हो जाता है, हमने कल कहा था कि एवरेज वेलोसिटी आप तभी फाइंड कर सकते हो जब आपका मोशन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी होती क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, दोनों आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन, टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये टोटल 4 टाइप की वेलोसिटीज होती है, ठीक है। तो हर एक की मैंने डेफिनेशन बता दी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस, एवरेज। बताओ इसमें किसी को डाउट है? नो सर। चलो ठीक है, अब हम आगे मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में बता रहे थे हम लोग, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे डिस्कशन कर रहे थे। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में मैंने ये बताया कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वो होता है जिसमें एक्सेलरेशन होता है और एक्सेलरेशन के साथ साथ एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन हो और एक्सेलरेशन के साथ साथ एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो हमने ये कहा था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होना क्या चाहिए? वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, वेलोसिटी चेंज एट अ सेम रेट। सेम रेट कहने का मतलब समझते हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सेम होना चाहिए, वेलोसिटी जिस रेट से चेंज हो रही है वो सेम तरीके से चेंज होना चाहिए, तब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा। अब इसका मैं एग्जांपल बता दूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। जैसे देखो, एट टी इक्वल टू 0 सेकंड पे मान लो वेलोसिटी हमारी 0 थी या स्पीड 0 थी, टी इक्वल टू 1 सेकंड पे वेलोसिटी हो गई हमारी 5, टी इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी हो गई हमारी 10, टी इक्वल टू 3 सेकंड पे वेलोसिटी हो गई हमारी 15, टी इक्वल टू 4 सेकंड में वेलोसिटी हो गई 20। तो तुम ये देखोगे ना, वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन सेम रेट से चेंज हो रही है। इन दोनों के बीच का गैप 5, 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 तो दोनों के बीच का गैप हमेशा 5 है। इसका मतलब तुम समझ रहे हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी 1 सेकंड में जो वेलोसिटी में चेंज आया वो कांस्टेंट है, तो वही तो एक्सेलरेशन है। 1 सेकंड में जो वेलोसिटी में चेंज आता है वो एक्सेलरेशन होता है। जैसे देखो, इस 1 सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आया, देखो पहले 15 थी, बाद में 20 हो गई, तो चेंज कितने का आया? 5 का। तो 1 सेकंड के अंदर
का चेंज आया तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हम बोलेंगे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यानी वेलोसिटी में चेंज कांस्टेंट होना चाहिए। अच्छा, तो फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब मैं आपको बता देता हूँ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इसका मैं आपको मतलब बता देता हूं। तो ये देखो, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज 0, एट टाइम t इज इक्वल टू 1 velocity is 5, at time t is equal to 2 velocity is 11, at time t is equal to 3 velocity is 19, at time t is equal to 4 velocity is 23। आ रहा है समझ में? तो देखोगे यहाँ कोई सेम रेट आपको नहीं मिलेगा। ठीक, यहाँ देखो, यहाँ चेंज कितने का आया? 5 का। यहाँ वेलोसिटी में चेंज कितने का आया? 1 सेकंड के अंदर, ये 1 है ये 2 है। ठीक है, 1 सेकंड के अंदर यहाँ चेंज 6 का है, यहाँ चेंज कितने का आया? 4 का, यहाँ चेंज कितने का आया? 8 का। देख रहे हो यहाँ पर सेकंड वेलोसिटी में चेंज फिक्स नहीं है, कुछ भी हो रहा है। ठीक, तो ये कुछ ऐसा है जैसे तुम मान लो कभी प्लेन रोड पे जाते हो, प्लेन रोड पे बाइक को स्टार्ट करके जब तुम प्लेन रोड पे जाते हो तो धीरे धीरे बाइक की स्पीड बढ़ाते चले जाते हो। आ रहा है समझ में? तो जब तक तुम स्पीड को इंक्रीज कर रहे हो ना कांस्टेंट रेट से, तब तक वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है। और ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे तुम मान लो तुम सब्जी लेने चले गए मार्केट में, सब्जी बाजार में। ठीक है, तो उसमें कभी बाइक की स्पीड तेज, तब तक अचानक से कोई सामने आ गया सब्जी लेके, फिर स्लो, फिर तेज, फिर स्लो, ऐसा होता है। आ रहा है समझ में? जैसे हमारे यहाँ बहुत फेमस है अमीन निशा, एक मार्केट है, कुछ लोग जानते होंगे। उसमें तुम चल नहीं सकते पैदल, कभी भी कोई भी दुकान से सामने रोड पे कूद जाता है। ठीक है, तो चलते चलते तुम्हें रुकना पड़ जाता है, और जैसे ही मौका मिलता है लोग बहुत तेजी से भागते हैं। ठीक है, ऐसी चीजें होती। चलो, अब ये हो गया, ये समझ में आया यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यस सर। चलो, अब फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये तो हो गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में। अब ये देख लो कि जब आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा, जब भी आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा, तो हमेशा क्या होगा? स्पीड में चेंज आएगा। अच्छा, स्पीड में चेंज आने का मतलब क्या है? कि भाई देखो, दो ही तरह से चेंज आ सकता है। आपके पास कुछ स्पीड है 10, और ये धीरे इंक्रीज होकर कुछ सेकंड में स्पीड बढ़ के कुछ और हो जाएगी, यानी एक फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, लेट्स सपोज 100। तो इनिशियल थी 10 और फाइनल हो गई 100। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आएगा? पॉजिटिव, यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब एक्सेलरेशन क्या कर रहा है? वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। ठीक है, ये केस फर्स्ट है। ये एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है यूनिफॉर्मली। ठीक है, ये यूनिफॉर्म है। केस सेकंड क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में केस सेकंड क्या है? कि आपके पास वेलोसिटी हो 50 और धीरे करके आपकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 5। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या रहा? नेगेटिव। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या रहा? नेगेटिव। यानी ये क्या कर रहा है? डी एक्सेलरेशन मोशन है, स्लोली वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है। ठीक, ये दो तरह के मोशन पॉसिबल है, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ, एक नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ। पॉजिटिव एक्सेलरेशन तब होगा जब आपकी मोशन में वेलोसिटी बढ़ रही होगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन तब होगा जब आपकी मोशन में वेलोसिटी घट रही है। ठीक है, इतना समझ में आया? अच्छा, अब एक और चीज देखो। देखो, मान लेते हैं कि हमारी अभी की वेलोसिटी u है, अभी की वेलोसिटी हमारी u है, और स्लोली हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होके फाइनल वेलोसिटी v हो गई, बढ़ के क्या हो गई? v। तो एक बात बताओ, ऐसा तो होता नहीं ना पलक झपकते में वेलोसिटी हमारी बढ़ गई, ऐसा तो होता नहीं ना यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में। कुछ ना कुछ टाइम लगता है कि नहीं? जब आप वेलोसिटी को बढ़ा रहे हो, u से v वेलोसिटी पे जा रहे हो, तो मस्ट है, देखो u से v वेलोसिटी पे जा रहे हो तो मस्ट है एक्सीलरेशन होगा, ये तो होना ही है क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आया है। ठीक है, और अगर u वेलोसिटी से v वेलोसिटी में जा रहे हो, ठीक है, तो मस्ट है कोई ना कोई टाइम तो लगेगा ही, बिना टाइम लगे तुम एट ए इंस्टेंट चेंज कर ही नहीं सकते। और अगर तुम एट ए इंस्टेंट चेंज कर भी दोगे ना तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता 40 से डायरेक्ट तुम 60 पे पहुंच जाओ, 40 से ऐसे होना पड़ेगा, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ऐसे होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? 50, 51, 52, 53, 54 इस तरह से इंक्रीज करना पड़ेगा, आप सडन चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो कहने का मतलब यूनिफॉर्मली आप स्लोली वेलोसिटी को बढ़ाओगे तो मस्ट है एक एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन के साथ साथ उसमें कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। और जब आप वेलोसिटी को बढ़ा रहे हो ना, तो भाई वेलोसिटी को बढ़ाने से जब बाइक पे बैठे हुए तो उसका पहिया मूव करेगा ना, रोटेट तो करेगा, और अगर पहिया रोटेट कर रहा है तो तुम गाड़ी के ऊपर बैठे हो तो गाड़ी आगे जाएगी।
और अगर गाड़ी आगे जाएगी तो कुछ ना कुछ तुम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करोगे, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, यू से वी वेलोसिटी होने में कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। तो ये टोटल इस तरह से ये 5 पैरामीटर्स आते हैं मोशंस में। मोशन के टोटल 5 पैरामीटर्स हैं। इस 5 पैरामीटर के बेसिस पे मोशन को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, आ रहा है समझ में कि जब तुम यू वेलोसिटी से अपनी स्पीड को इंक्रीज करते हुए फाइनल वेलोसिटी वी की तरफ जाते हो तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होता है, और ऐसा एक्सेलरेशन होने के साथ साथ यू से वी होने में कुछ ना कुछ टाइम लगता है, और इस टाइम में तुम कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, दैट इज एस। कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, दैट इज एस। ठीक है, चलो अब अगर ऐसी बात है तो इन ये टोटल 5 पैरामीटर्स है ना, इन 5 पैरामीटर्स में ये रिलेशन होता है। देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। देन दूसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 टाइप्स ऑफ एस, और तीसरा s इज इक्वल टू प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, आ रहा है समझ में? जिसमें u क्या है, u तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी यानी जिससे मोशन तुम्हारा स्टार्ट हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी या मैं कहूं स्पीड। ठीक, और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी या स्पीड। अच्छा, ए क्या है, ए है तुम्हारा एक्सीलरेशन। टाइम क्या है तुम्हारा टी। अच्छा, व्हाट इज एस, एस चेंज इन डिस्टेंस है, चेंज इन डिस्टेंस यानी डिस्टेंस में कितने का चेंज आया, यानी तुमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, यू से वी होने में तुमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। देखो अब एक चीज नोट कर लेना कि ये टोटल 5 पैरामीटर्स है ना, 5 में से कोई भी अगर आपको 3 पता है तो बाकी 2 आप निकाल सकते हैं। कोई भी आपको 3 अगर नोन है, कोई भी आपको इसमें नोट कर लेना कि कोई भी अगर आपको 3, इफ यू नो 3, इफ यू नो एनी 3 out of 5, then we can find other two। ठीक, आ रहा है समझ में? तो हम अगर हमारे पास कोई भी 3 पता हो ना तो हम बाकी के दोनों निकाल सकते हैं। ठीक, आया समझ में? ये होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जब भी आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करोगे, यू वेलोसिटी से लेकर वी वेलोसिटी तक जाओगे, तो इस केस में जो एवरेज वेलोसिटी आती है ना, एवरेज वेलोसिटी ओनली यूनिफॉर्म मोशन के लिए वो u प्लस वी डिवाइड बाई 2 होती है। याद रहे, ये फॉर्मूला आप सिर्फ और सिर्फ तभी लगाओगे जब मोशन आपका यूनिफॉर्म हो। ठीक है, और अगर मोशन यूनिफॉर्म नहीं है तब फिर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल। ठीक है, आया समझ में? इतना क्लियर है? यस सर। बताओ, Yes, इतना sir. क्लियर है? अभी तक कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है Yes, जो ना sir. समझ में आया हो? चलो ठीक है, अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, जैसे आपसे कह दिया जाए कि भाई ऐसा है कि एक ऑब्जेक्ट था, चलो इसका वेरिएशन देख लेते हैं पहले। An object having initial velocity 4 meter per second, and after a time t is equal to 10 seconds, it have velocity of 44 meter per second। ठीक है, then find acceleration, second distance travel, ये दोनों चीजें आप फाइंड करो। ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन एज वेल एज डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक, आ रहा है समझ में? एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 4 है, t इज इक्वल टू 10 सेकंड में आपको फाइंड करना है, t इज इक्वल टू 10 सेकंड में इसकी फाइनल वेलोसिटी 44। देखो इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें दे रखा है 4, फाइनल वेलोसिटी 44, और टाइम क्या है, टाइम है तुम्हारा 10 सेकंड। तुम्हें फाइंड क्या करना है, तुम्हें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो देखो मैंने बताया क्या था एक्सेलरेशन के लिए, सर एक्सेलरेशन 4 मीटर पर हाँ मीटर सेकंड स्क्वायर और डिस्टेंस 214। हाँ, डिस्टेंस 240। चलो 240 देखो 240। हाँ, एक्सेलरेशन 240, अच्छा 240 आएगा। चलो ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्सेलरेशन मैंने बताया क्या था, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी में चेंज। तो वेलोसिटी में चेंज कितने का आया, 40 का आया। वेलोसिटी में चेंज अपॉन
टाइम, देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने बताया था v माइनस यू अपॉन टी, तो v हो जाता है आपका 44 माइनस 4 डिवाइड बाई टाइम, टाइम आपका 10 सेकेंड, ठीक है, ये जाएगा 40 डिवाइड बाई 10, कट करोगे तो आंसर आएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है तो डिस्टेंस ट्रेवल के लिए दो फॉर्मूला है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन दोनों में से हम कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। लेट सपोज हमने ये वाला अप्लाई कर लिया, ठीक, उसका रीजन ये है कि हमारे पास u दे रखा है, v दे रखा है और टाइम भी दे रखा है, तो हम ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन दोनों में नहीं मालूम था। एक्सेलरेशन तो हमने निकाल लिया ना पहले ही, एक्सेलरेशन दोनों में नहीं मालूम था, एक्सेलरेशन में निकाल लिया, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, देखो s इज इक्वल टू ut, u हो गया तुम्हारा, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है, ut u हो गया तुम्हारा 4 इंटू टी, टी है तुम्हारा 10 सेकेंड प्लस हाफ टाइम्स ऑफ ए आपका है 4 इंटू टी, टी आपका है 10 इंटू 10, 10 स्क्वायर हो जाएगा ना, टी है तो 2 से कट करोगे 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 40, ये आ जाएगा तुम्हारा 200 और टोटल आंसर आ जाएगा 240 मीटर। तो इतनी डिस्टेंस वो ट्रेवल किया है, इतनी डिस्टेंस वो ट्रेवल किया है। तो इस टाइप से इक्वेशन ऑफ मोशन को आपको यूज करना है, कोई भी जो आउट ऑफ 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन में से आपको कोई भी यूज करना है, लेकिन ये आप तभी यूज कर सकते हो जब आपको बाकी की जो 3 पैरामीटर्स है ना वो पता हो, ठीक है, आ रहा है समझ में। चलो आप एक और चीज देखो, इसके केसेस देख लो, ठीक है, 1 सेकेंड, चलो कल हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया था, इसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है, फर्स्ट Yes, पार्ट sir. हमारा हो चुका था, ठीक है। अब हम मूव कर जाते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है। कह रहा है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम स्पीडोमीटर ऑफ द व्हीकल सो 30 किलोमीटर पर आवर, इट इज अ, कौन सी स्पीड है बताओ, स्पीडोमीटर कह रहा है कि 30 किलोमीटर पर आवर, तो ये कौन सी स्पीड होगी, इंस्टेंटेनियस, ये कौन सी होगी, इंस्टेंटेनियस, मैंने बताया था कि स्पीडोमीटर कौन सी स्पीड देता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। A body cover 30 kilometer in 10 hour. So what is the average speed of whole journey? Total distance upon total time. Total distance upon total time करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 sir. 3. A body travel equal distance in equal interval of time. Then the motion of the type, अगर equal distance equal time में कर रहा है ना तो उसका जो मोशन होगा यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म। C sir. A. बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम है ना, इक्वल डिस्टेंस यूज कर लिया ना, देखो यहाँ पे मेंशन नहीं है कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन और 1 डायमेंशन है, तो अगर डिस्टेंस यूज किया है तो स्पीड बोल रहे, ठीक है। आरएस में डिस्प्लेसमेंट होता तो फिर तुम बोलते यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अ कार ट्रेवल ऑन ए बिजी रोड, बिजी रोड का मतलब समझते हो, जो मैंने बताया था बाजार, सब्जी बाजार, मार्केट, वही सब्जी, तो कार ट्रेवल बिजी रोड इज एन एग्जांपल ऑफ Non-uniform motion. Answer the 5 to 7 on the basis of given information below. चलो ठीक है। A body move from A to F, A से लेकर F जा रही, लेकिन A से लेकर F जाने का पाथ क्या है, पहले वो A से लेकर B, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इस तरह से मूव कर रही है, ठीक। तो व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आपका इनिशियल और फाइनल, हाँ इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्टेंस होती है, तो ये 10 है तो ये भी 10, ये भी 10, 10, 10, 20 हो जाएगा, ठीक है, आंसर इसका आ जाएगा 20। What is the average speed of whole path? स्पीड के बारे में कह रहा है, स्पीड, तो स्पीड तो आपका होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ पाथ लेंथ होता है डिस्टेंस 5, 10, 15, 20, तो टोटल डिस्टेंस आपका 40 आ जाएगा, जब काउंट करोगे ना देखो ये 5 हो गया, 4 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना लगा है इसमें, 10 सेकंड, 10 सेकंड, टाइम 10 सेकंड दे रखा है, तो 10 से डिवाइड कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी फॉर द होल पाथ, तो वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है तुम्हारा 2 मीटर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट ए से लेकर एफ तक का 20. डिस्प्लेसमेंट 20, तो 20 अपॉन टाइम कितना हो जाएगा 10,
तो 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक, 2 मीटर पर सेकेंड। छोटे छोटे से क्वेश्चन थे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। अ बॉडी 50 किलोमीटर, अ बॉडी ट्रेवल्स 50 किलोमीटर विद 5 किलोमीटर पर आवर, देन फॉर नेक्स्ट 4 आवर ट्रेवल विद अ यूनिफॉर्म स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। सो व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर होल जर्नी। तो इसका फिगर, इसको चलो इसको सॉल्व करो जरा, मैं देखता हूँ कितनों का आंसर आ रहा है। सॉल्व करो इसको, इसे सॉल्व करो। सिक्सटी फाइव बाई 7 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, 65/7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अभी चेक कर लेते हैं। 75 आ जाए, 75/7 किलोमीटर पर आवर। 75, ठीक है। 75 तो ऑप्शन नहीं है। हुज़ैफा, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। शोफिया फारूकी, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो आंसर आ गया। आंसर आ गया। चलो देखो, तो इसमें देखो दिया क्या है, अ बॉडी ट्रेवल 50 किलोमीटर विद 5 किलोमीटर पर आवर। तो मान लो ना एक बॉडी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। हाँ चलो ठीक है, ठीक है। अब बॉडी ट्रेवल 50 किलोमीटर, अब 50 किलोमीटर यानी एक पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक गई है, किस स्पीड से? 5 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड, ठीक है। देन कह रहा है कि नेक्स्ट 4 आवर, इसके बाद के जो 4 आवर है, 4 आवर यूनिफॉर्म स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया है, इसके बाद 20 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया है। तो हम इस पॉइंट को ए मान ले रहे हैं, इसको बी मान ले रहे हैं, इसे सी मान ले रहे हैं, ठीक है। तो ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस 50 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल किया गया है। और बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस नहीं दिया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 4 आवर तक ट्रेवल किया गया है विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो हमें एवरेज स्पीड बतानी है। तो एवरेज स्पीड होती क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो एक डिस्टेंस तो हमें क्लियर है, एक डिस्टेंस यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक की 50 किलोमीटर, ये हो गई। दूसरी डिस्टेंस नहीं पता, लेकिन ये है कि बी से लेकर सी तक वो ऑब्जेक्ट 20 की स्पीड से मूव किया है, और ऐसे 20 की स्पीड से 4 आवर यूज किया है। तो 20 की स्पीड से 4 आवर मूव करने पे टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 4 इंटू 20, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कैसे निकालोगे? एक टाइम तो वो है जो 50 किलोमीटर ट्रेवल करने में लग रहा है, तो 50 किलोमीटर ट्रेवल करने में टाइम 50 किलोमीटर अपॉन 5, ठीक है। एक टाइम वो है जो बी से लेकर सी तक लगा है, तो वो तो 4 आवर क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर आएगा। ये हो जाएगा 50 प्लस 80 अपॉन 5 से जब इसे कट करोगे तो 10 आ जाएगा, 10 और 4 14 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा 130 अपॉन 4, यानी 65/2, 65/7 सर 14 है नीचे। 65/7, ठीक। तो 65/7 किलोमीटर पर आवर, इसका आंसर बी होगा, ठीक। सर इसको डेसिमल में नहीं चेंज करेंगे? नहीं, वो अच्छा ऑप्शन है, डेसिमल में नहीं दिया है ना बेटा, ऑप्शन 65/7 दे रखा है, तो इस वजह से। द यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड भी है, किलोमीटर पर आवर भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। अच्छा आगे, अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी है जो सर्कल में मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 40 मीटर, देन द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन 4 सेकंड इज। तो चलो फाइंड करो 4 सेकंड में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, ये बताओ। सर इसका डी होगा, इसका क्या होगा? बी। बी। चलो ठीक है, बी होगा सर। ओके, सही है, करेक्ट। यस सर, बी। तो अगर एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करने के केस में उसकी एवरेज स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड सेम हो जाती है, ठीक है। आ रहा है समझ में? अब रही बात वेलोसिटी की,
तो वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। अच्छा 4 सेकंड में हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो 4 सेकंड में वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? 4 सेकंड में डिस्टेंस तो 40 हो जाएगी। 40 होने का मतलब समझते हो कि सर्कुलर पाथ में उसने मोशन स्टार्ट किया और होल द सर्कमफ्रेंस ट्रेवल करता हुआ वापस से वहीं आ गया, क्योंकि पूरा सर्कमफ्रेंस कितना था? 40 का। यहाँ से स्टार्ट किया है वो और 4 सेकंड के अंदर वो यहाँ से यहीं पे आ गया। तो इसका मतलब समझ में आता है कि ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था वहीं आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0। और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 तो टोटल एवरेज वेलोसिटी 4 सेकंड में 0 हो जाएगी। ठीक है, तो एवरेज स्पीड इसकी सेम रहेगी और एवरेज वेलोसिटी 0। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, डिफाइन हाउ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूनिफॉर्म स्पीड। बताओ कैसे डिफरेंट है? यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे डिफरेंट है? अगर मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करोगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड दोनों सेम आएगी। कल हमने इस पर डिस्कशन किया था, आ रहा है समझ में? लेकिन अगर तुम सर्कुलर मोशन की बात कर लो या ऐसे मोशन की बात करो जिसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, तो उस केस में यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी दोनों अलग अलग आती है, क्योंकि उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग होते हैं। आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल अगर डिफाइन करना ना, इसके डिफाइन करने के बाद तो बेस्ट एग्जांपल इसका यूज कर सकते हो सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में आप ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करा दो तो एवरेज वेलोसिटी अलग आएगी, एवरेज स्पीड अलग आएगी। ठीक है, क्लासिफाई द फॉलोइंग डिस्टेंस स्केलर एंड क्लासिफाई द फॉलोइंग स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो ये आपका स्केलर हो गया, ये आपका वेक्टर हो गया। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, स्केलर या वेक्टर? स्केलर। यूनिफॉर्म एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। इंस्टेंटेनियस स्पीड ये होगी स्केलर। स्केलर। एवरेज स्पीड स्केलर। स्केलर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 चेक करो। अ बॉय लीव हिज हाउस 9:30 AM, ठीक है, फॉर हिज स्कूल एंड स्कूल इज 2 किलोमीटर अवे एंड क्लासेस स्टार्ट 10 AM। ठीक है, तो एक बॉय है 9:30 पे लीव करता है अपने हाउस को और 10 बजे तक उसको पहुंचना है। ठीक है, और 2 किलोमीटर डिस्टेंस है, टोटल 2 किलोमीटर डिस्टेंस है। देखो यहाँ तक 2 किलोमीटर डिस्टेंस, ये हो गया इसका हाउस, ये हो गया स्कूल, और 2 किलोमीटर की दोनों के बीच में डिस्टेंस होगी, गैप। ठीक है, ओके। देन इफ ही वॉक, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो एक बार, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, पहले एक बार तुम लोग सॉल्व कर लो, पहले एक बार आप लोग करिए फिर मैं करता हूँ। तो 3/89। 3/89। ओके, चेक करते हैं, अभी आंसर चेक करते हैं। ठीक है, चलो 18/3 है। 18/3 चलो चेक कर लेते हैं अभी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? वो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि बॉय लीव कर रहा है अपने हाउस को 9:30 पे, 9:30 पे यहाँ से हाउस को लीव कर देगा। ठीक है, 9:30 से यहाँ लीव करेगा और उसकी फर्स्ट क्लास जो है ना वो स्टार्ट हो रही है 10 को, यानी हाफ आवर के अंदर उसे सम हाउ हाउस से लेकर स्कूल तक रीच करना है। ठीक है, 2 किलोमीटर डिस्टेंस से कह रहा है कि इफ ही वॉक स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर फर्स्ट किलोमीटर, तो उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद फर्स्ट हाफ में वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। 6 किलोमीटर पर आवर आंसर आ रहा है इसका। अच्छा, एट व्हाट स्पीड शुड ही वॉक द सेकंड किलोमीटर, यानी दूसरे वाले में इसकी स्पीड क्या हो, आपसे स्पीड पूछा है, तो स्पीड क्या हो सच दैट ही जस्ट रीच इन टाइम। जस्ट रीच इन टाइम का मतलब समझते हो, एग्जैक्टली 10 बजे पहुंच जाए, यानी हाफ आवर लगना चाहिए उसे टोटल, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसे हाफ आवर लगना चाहिए। ठीक है, तो इसकी स्पीड क्या होगी आपको ये बताना। सर 6 किलोमीटर है पर आवर। अच्छा, चलो मैं बताता हूँ, अब एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। पहले तुम ये देख लो ना, जैसे 1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 किलोमीटर, तो ये बताओ इसमें टाइम कितना लगा होगा? इसमें टाइम लगा होगा 1/3 आवर। 1/3 आवर का मतलब क्या है? 1/3 आवर का मतलब है 60 इंटू 1/3, यानी 20 मिनट्स। करेक्ट, 20 मिनट्स ही तो आएगा। अच्छा, इसका मतलब देखो हाफ आवर में इसे पूरा पहुंचना था 9:30 से यहाँ लेकर यहाँ तक, और 20 मिनट उसने हाफ जर्नी में ही लगा दिया, तो बचा जो 10 मिनट है वो कहाँ पे जाएगा इसका?
10 मिनट में वो बाकी का 1 किलोमीटर कवर करेगा, 10 मिनट के अंदर बाकी का 1 किलोमीटर कवर करेगा। तो बताओ 1 किलोमीटर की डिस्टेंस आपको 10 मिनट में करना है, तो उसके लिए स्पीड क्या चाहिए? तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम आपका 10 मिनट है, लेकिन मिनट में आप नहीं रख सकते, मिनट का आंसर रखना पड़ेगा 10 मिनट अपॉन 60, आवर में रखना पड़ेगा। देखो 10 मिनट का मतलब क्या होता है, 10/60 आवर, क्योंकि आपका ऊपर किलोमीटर में ना, तो किलोमीटर में तो नीचे किलोमीटर आवर आएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा वेलोसिटी की वैल्यू 6। वेलोसिटी की वैल्यू 6, एवरेज वेलोसिटी 6 होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? सर एक बार रिपीट कीजिए। एक बार आ रिपीट गया कर, सर। चलो एक बार मैं फिर से नहीं थोड़ा आया। सा रिपीट कर दे रहा हूँ, हल्का सा रिपीट कर दे रहा हूँ इसे, ठीक है। देखो हमसे क्वेश्चन में ही कहा है ना, थोड़ा सा जल्दी से रिपीट कर देते हैं। हमसे ऐसे क्वेश्चन ही कहा है भाई देखो टोटल 2 किलोमीटर की डिस्टेंस है हाउस से लेकर स्कूल तक, ठीक है, और 9:30 पे वो स्टार्ट कर रहा है घर पे छोड़ना, और 10 बजे उसे पहुंचना है एनी हाउ, 10 बजे उसे एनी हाउ पहुंच जाना है स्कूल, ठीक है। तो इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब ये है कि हाफ आवर में उसे डिस्टेंस 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करना है, एनी हाउ कवर करना है, ठीक है। आ रहा है समझ में? हाफ आवर में 2 किलोमीटर की डिस्टेंस, जिसमें से क्वेश्चन कह रहा है कि पहला जो 1 किलोमीटर है उसे इसने कवर किया 3 किलोमीटर पर आवर से, तो 3 किलोमीटर पर आवर से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कितना टाइम लगा होगा बताओ? यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 1/3 आवर। 1/3 आवर को मिनट में चेंज करो, 30 से डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा 20 मिनट। 60 से मल्टीप्लाई करते हैं ना आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, यानी 20 मिनट में ये हाउस से लेकर 1 किलोमीटर यानी बीच में पहुंच गया, मिड में पहुंच गया, ठीक है। अब बाकी मिड से 1 किलोमीटर इसे ट्रेवल करना है कितने टाइम में? देखो टोटल टाइम जो लगना चाहिए था ना वो हाफ आवर लगना चाहिए था, ठीक है, और 20 मिनट इसे पहले ही खत्म कर दिया, यहां से लेकर यहां तक जाने में 20 मिनट इसने पहले ही खत्म कर दिया। तो रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस उसे किस स्पीड कितने टाइम में कवर करनी होगी? 10 मिनट में कवर करनी होगी, एनी हाउ 10 मिनट में कवर करनी होगी, तब तो जाके वो स्कूल पहुंचेगा। तो उसके लिए तुमसे ये पूछा है कि बताओ स्पीड क्या होगी, हम कैलकुलेट कर देंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 1 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई, टाइम कितना हो गया आपका 10 मिनट, लेकिन मिनट में रखते नहीं है, आवर में रखते हैं, तो 10 मिनट को हम 60 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा आवर, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। अब आया समझ में? यस सर। चलो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 बताओ। 14 का आंसर तो मेरे ख्याल से देख के ही आ जाना चाहिए, सॉल्व करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। -40 से, हाँ 40 से स्पीड को डिक्रीज करके, हाँ -10 आएगा, ये बात सही कहा तुमने, किसी ने +10 बोल दिया था। तो ये तो बहुत सिंपल है, सिंपल इन द फॉर्म ऑफ, देखो कह रहा है कार ने अपनी स्पीड 40 से 10 की, तो चेंज कितने का आया भाई? चेंज तो स्पीड का 30 का आया, तो 30 का चेंज आया 3 सेकंड में ना, तो 1 सेकंड में कितने का आया होगा? 1 सेकंड में 10 का चेंज आया होगा, तो 1 सेकंड में जो वेलोसिटी में चेंज होता है वही तो एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 10, लेकिन साइन क्या होगी? माइनस, क्योंकि वैल्यू डिक्रीज कर रही, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन। ये चीज समझ में आई या इसे फॉर्मूले से बताया जाए? आ गई सर। सबको सर नो। क्या हुआ? किसी को नहीं आया क्या? नो सर। ओके मैं बताता हूँ, देखो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही तो होता है। यस सर। फाइनल वेलोसिटी रख दीजिए, फाइनल वेलोसिटी हो गई 10, इनिशियल वेलोसिटी हो गई 30, इनिशियल वेलोसिटी हो गई 40, डिवाइड बाय टाइम, टाइम लगा है 3 सेकंड, तो आंसर क्या आ जाएगा? -30 अपॉन 3, कट करेंगे तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आया? यस सर, यस सर। चलो बस वही था, इसको हमने डायरेक्टली कर लिया था। हमने कहा था भाई एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही वही होती है, वेलोसिटी में चेंज 30 का है 1 सेकंड में, 30 का चेंज आया आपका 3 सेकंड में, हमें 1 सेकंड में बताना है, 1 सेकंड में 10 का चेंज आएगा 10। अब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है इसलिए नेगेटिव। इफ अ बॉडी ट्रेवल 20 मीटर इन 10 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट, देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन? चलो इसे फाइंड करो, क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 तुम्हें फाइंड करना है, तो मैंने तुम्हें ये बताया था, देखो कह रहा था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो तुम्हें श्योर है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो वही फॉर्मूला लगेगा जो हमने 3 फॉर्मूले अभी पढ़े इससे पहले। v = u + at, v² = u² + 2s और s = ut + ½ at²। ठीक है, इन्हीं तीनों फॉर्मूले में से कोई ना कोई यूज होगा। 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 0.2
मीटर पर हाँ हाँ सेकंड स्क्वायर। चलो ठीक है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक का 0.5, एक का 0.2 आया, चेक करते हैं। नहीं सर मेरा 4 आया है। अच्छा 4 आया। चलो देखो हाँ। कह रहा है कि ए बॉडी ट्रेवल 20 मीटर, तो 20 मीटर ये क्या है? 20 मीटर तो ये डिस्टेंस है ना, 20 मीटर 20 मीटर ट्रेवल कर रहा है 10 सेकेंड में, यानी आपको टाइम दे रखा है 10 सेकेंड। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये थर्ड चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, थर्ड पैरामीटर। मैंने बोला था ना आउट ऑफ 5 टोटल 3 नोन होने चाहिए। समझ में आ रहा है? बाकी दोनों आप आराम से निकाल लो। स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। ये 3 चीजें आपको पता चल चुकी है। तो आपको क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन। तो एक ऐसा फॉर्मूला यूज कर लीजिए जिसमें एस टी और यू आता हो और एक्सेलरेशन भी आता हो। तो वो फॉर्मूला देखो ये है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में एस की वैल्यू रख दो 20, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यू की वैल्यू जब 0 रखोगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू एक्सेलरेशन तो फाइंड ही करना है, और टी स्क्वायर तुम्हारा 10 है तो 10 इंटू 10। ठीक है, तो 2 से कट जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी 50। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 20/50, ये आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया समझ में? आया समझ में? सर यस सर। हाँ इसमें 20 मीटर इन 10 सेकंड में दे रखा है, इससे पहले इसकी वो नाम स्पीड है। नहीं, स्पीड 20 मीटर इन 10 सेकेंड। तुम देखो, तुम निकाल रहे हो एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड कहीं भी फॉर्मूले में नहीं आती यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में। यस सर। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में कोई एक स्पीड नहीं ना होती। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो अपनी स्पीड को u से इंक्रीज करता 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 v की तरफ ले जा रहा है। जैसे यहाँ u क्या है? 0, यानी उसने अपनी स्पीड को 0 से इंक्रीज करते 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 कुछ हाई स्पीड तक लेके गया होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? और इस ड्यूरेशन में उसका कुछ ना कुछ मोशन हुआ है। हमने बताया था ना, देखो ये कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड को इंक्रीज करेगा, ये देखो कुछ u वेलोसिटी से इंक्रीज करता करता फाइनली v तक जाएगा, तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेट करेगा, और उसमें कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, और उसके साथ साथ कुछ ना कुछ डिस्टेंस आएगी। एवरेज वेलोसिटी तो मोशन को खत्म होने के बाद एक मतलब ऑन एन एवरेज ऐसे ही बताने के लिए कि भाई तुम्हारी ऑन एन एवरेज वेलोसिटी ये थी, इसलिए बताया जाता है। जैसे तुमने मान लिया ट्रेवल कर लिया दिल्ली से लेकर अपने घर तक, ठीक है, 400 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ट्रेन से ट्रेवल किया 8 घंटे लगे, ठीक, 400 किलोमीटर की डिस्टेंस 8 घंटे लगे, तो तुम क्या कहोगे? ऑन एन एवरेज स्पीड रही होगी 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन सही बताना, क्या सच में ऐसा होता है कि ट्रेन हमेशा 50 किलोमीटर पर आवर सही चलती है? नहीं, बीच में कभी कभी वो 80 से चलती है, कभी कभी वो 100 तक जाती है, कभी कभी 1 घंटे रुक जाती है आउटर पे। यस सर। आ रहा है समझ में? तो एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में यूज नहीं होता। ठीक है, चलो अब ये तो हमारी सेकेंड डीपीपी कंप्लीट हो गई, अब हम थर्ड पे आते हैं। ठीक है, ऐसा करिए थर्ड आप लोग लगाइएगा। अभी मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ लेते हैं ग्राफिकल एनालिसिस। ये आसान है, वही सारी चीजें जो अभी हमने डिस्कस की है, ये वही सेम चीजें। ठीक है, एक बार आप लगा लो, कल फिर मैं इसको डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट कर देते हैं ग्राफिकल एनालिसिस। चलो देखो, सो अब हमें जो टॉपिक कवर करना है वो है ग्राफिकल एनालिसिस। ठीक, हमने बताया था कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा ग्राफिकल एनालिसिस। यस सर। और इसमें हमें बेसिकली कौन कौन सा कर्व कंप्लीट करना है? एक डिस्टेंस टाइम, तो डिस्टेंस टाइम का एक्सटेंडेड वर्जन आपका आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट टाइम। फिर स्पीड टाइम का एक्सटेंडेड वर्जन आ जाएगा आपका वेलोसिटी टाइम। देन एक्सेलरेशन टाइम। ये 3 कर्व है जो हमें डील करना है। ठीक है, और सबसे ज्यादा हमारा फोकस इस पे रहेगा, स्पीड टाइम, क्योंकि ये दोनों से रिलेट करता है, ये ऊपर भी रिलेट करता है डिस्टेंस से भी, और एक्सेलरेशन से भी रिलेट करता है। ठीक, चलो देखो, तो सबसे पहले एक नॉर्मल एक्स और वाई कर्व की बात कर लेते हैं। एक्स और वाई कर्व का मतलब क्या होता है? ठीक है सर डी से डिस्टेंस एस से डिस्टेंस होता है, डी से भी डिस्टेंस होता है।
तो कोई बात नहीं, यूज कर लिया जाता है, ये फिजिक्स है ना। एस से भी यूज करते हैं डिस्टेंस को, ठीक है। सिंबल तो सिंबल नहीं, सिंबल का मतलब ये नहीं कि सिंबल आप एम से भी यूज कर सकते हैं डिस्टेंस। अभी आपको पता ही है एच से यूज कर लेंगे कुछ देर बाद, जब हम ग्रेविटेशन में जाएंगे तो वो भी डिस्टेंस ही होती है, हाइट वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो सिंबल तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। चलो अब ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देन यहाँ पे है 1 2 3 4 1 2 3 4 and 5 and similarly -1 -2 -3 -2 और इसी तरह से नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ -1 -2 -3 एंड -4। अच्छा, ग्राफ होता क्या है? ये जो अभी मैंने ड्रॉ किया, ये ग्राफ है या नहीं? यस सर, ग्राफ है। ये ग्राफ है या नहीं? कार्टेशियन प्लेन। ये तो कार्टेशियन प्लेन है, ये ग्राफ नहीं है, ठीक है। ये ग्राफ नहीं है। ग्राफ तब होता है जब हम इस तरह से कोई एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं या कोई एक कर्व बना देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक कर्व बना दिया इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कर्व बना दिया, तो अब ये ग्राफ आया। ये जो ग्रीन कलर है ना, इसे हम बोलते हैं ग्राफ, ठीक है। और ग्राफ बनता कैसे है? ग्राफ इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ग्राफ इज द कलेक्शन ऑफ पॉइंट, यानी ढेर सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, ढेर सारे पॉइंट्स का कलेक्शन, ठीक। अच्छा, इसका मतलब क्या है? ढेर सारे पॉइंट्स का कलेक्शन का मतलब, जैसे ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है कि एट अ वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 वी गेट वैल्यू y इज इक्वल टू 1। तो ये 1,1 कहलाता है, इधर से 1 और इधर से 1, 1,1, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से सिमिलरली ये क्या कहलाएगा? ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? अब इसको तुम ड्रॉप करो, पहले यहाँ नीचे ड्रॉप करोगे तो ये 3 पे गया, ऊपर ड्रॉप करोगे तो ये 4 पे गया। इसका मतलब ये पॉइंट कहलाएगा 3,4। और 3,4 का मतलब क्या है? जब आपके x की वैल्यू 3 होगी तब आपके y की वैल्यू 4 होगी। यानी ग्राफ बेसिकली क्या स्टेबलाइज करता है? ग्राफ रिलेशनशिप स्टेबलाइज करता है y और x, y और x। आ रहा है समझ में? ये जनरल मीनिंग है ग्राफ। क्लियर है? ये चीज क्लियर है या नहीं? ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो ग्राफ क्या करता है? रिलेशनशिप स्टेबलाइज करता है बिटवीन टू वेरिएबल्स, एक y एक, ठीक है। अब ये y के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, x के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, टाइम हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसका इस पॉइंट का क्या मतलब हो जाएगा? इसी तरह से 2,3, ये वाला पॉइंट आपका 2,3 होगा। तो 2,3 का मतलब जब आपकी डिस्टेंस x की वैल्यू 2 है तब आपके y की वैल्यू 3, ठीक है। ये वाला पॉइंट है 2,3, इसका मतलब है जब x की वैल्यू आपकी 2 है उस समय y की वैल्यू 3। ये इसका मीनिंग है, ये ग्राफ का मीनिंग है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे। अब हम आ जाते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। अब जरा ये देखो, ये है आपका डिस्टेंस, ये है आपका टाइम। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की कितने वेरिएशन हो सकते हैं? देखो, पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका स्ट्रेट बने ऐसे, बिल्कुल पैरेलल हो। पैरेलल हो किसके? पैरेलल हो टाइम एक्सिस के। तो इसका मतलब समझते हो? जब तुम्हारा टाइम 1 है तब तुमने देखा डिस्टेंस क्या आई इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे हो सकता है ये डिस्टेंस तुम्हारा ये 1 हो, ये 2 हो, ये 3 हो, 3 2 1। तो इसका मतलब तुम कहोगे जब तुम्हारा टाइम 1 है तब डिस्टेंस 3, यानी 1 पे डिस्टेंस 3। जब टाइम तुम्हारा 2 है तो डिस्टेंस 3, यानी 2 पे 3। जब तुम्हारा टाइम 3 है तो डिस्टेंस 3, यानी 3 पे 3। जब तुम्हारा टाइम 4 सेकंड हो गया तब डिस्टेंस तुमने देखा 4 पे 3। आ रहा समझ? 5वें सेकंड पे तुमने देखा 5वें सेकंड पे डिस्टेंस 3। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस ग्राफ का मतलब क्या हुआ? ये जो ब्लू कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्लू कलर कह रहा है कि भाई देखो, टाइम को तुम चेंज करते रह जाओ, टाइम चेंज करते रहो, ये जो डिस्टेंस है ना वो फिक्स है। तो डिस्टेंस फिक्स होने का मतलब समझ रहे हो? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। और ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट का क्या मतलब होता है? वेलोसिटी 0, या आप कह लें स्पीड 0, या आप कह लें स्पीड 0। तो मोशन इन वन डायमेंशन और वन डायरेक्शन मोशन के लिए स्पीड और वेलोसिटी 1। तो ये चीज समझ में आई? इसका कहीं भी ये मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्ट सीधे लाइन में मूव कर रहा है। अब कई बार ग्राफ बना होता है तो लोग ऐसे, मैंने कर्व बना दिया तो लोग कहते हैं अच्छा गाड़ी यहाँ से जा रही थी मुड़ गई। इसका ये मतलब नहीं होता गाड़ी जा रही थी मुड़ गई। ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है कि डिस्टेंस किस तरह से, समझ में आ रहा है? डिस्टेंस किस तरह से वेरी कर रही है, ठीक आ रहा है समझ में? ठीक। अच्छे से देखो, अब आपके हिसाब से गाड़ी यहाँ जा रही है, इस तरफ से यहाँ से निकल के यहाँ जा रही है, लेकिन एक्चुअली में गाड़ी रुकी हुई है, ठीक है।
चलो अब देखो, ठीक है। तो ये समझ में आया, अगर कोई ग्राफ आप बनाते हो और ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस निकलता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस का मतलब ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में होगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में होगा। ऑब्जेक्ट किस में होगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में, यानी उसकी वेलोसिटी 0 होगी। ये तो आपका फर्स्ट आ गया। फर्स्ट केस के बाद अब हम मूव कर जाते हैं सेकंड केस की तरफ, सेकंड केस की तरफ। सेकंड केस हम आपका बना दे रहे हैं इस तरह से कि एक स्ट्रेट लाइन, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन। तो अब तुम यहाँ क्या देखोगे कि जब टाइम 1 तो डिस्टेंस 1, जब टाइम 2 तो डिस्टेंस 2, जब टाइम 3 तो डिस्टेंस 3, आ रहा है समझ में, जब टाइम 4 तो डिस्टेंस 4। इसका मतलब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन आएगा, ठीक है। चलो मैं बता देता हूं। अब स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रहा है, अब यानी आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो है, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन था, यहाँ भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहाँ स्ट्रेट लाइन कैसे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ स्ट्रेट लाइन एक एंगल बना रही है, यहाँ एक स्ट्रेट लाइन क्या बना रही है, एक एंगल, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन जब तुम्हारी एंगल बनाती है ना, तो इस केस में, स्ट्रेट लाइन के केस में जो तुम्हारा होता है, देखो ये जब तुम्हारा टाइम 1 सेकेंड था तब तुम्हारी डिस्टेंस 1 है, टाइम 2 हुआ डिस्टेंस 2 हो गई, टाइम 3 हुआ तो डिस्टेंस 3 हो गई, टाइम 4 हुआ तो डिस्टेंस 4 हो गई। इसका मतलब क्या समझोगे, इसका मतलब यही तो समझोगे कि भाई 1 सेकेंड में वो 1 मीटर जा रहा है, और अगर हमेशा 1 सेकेंड में 1 ही मीटर जा रहा है तो ये तो यूनिफॉर्म मोशन हुआ ना। आया समझ में। तो स्ट्रेट लाइन अगर आपको मिलती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो वो क्या बनाता है, यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या बनाएगा, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। आ रहा है समझ में, यूनिफॉर्म मोशन। ये आपका डिस्टेंस है, ये आपका टाइम। और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है स्पीड होगी, और स्पीड होगी क्या, कांस्टेंट। स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट, ठीक है। आ रहा है समझ में, स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट। अच्छा एक बात बताओ, आप स्पीड कैलकुलेट कैसे करोगे। तो स्पीड अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो आप कहोगे सर स्पीड के लिए आप ऐसा करिए कि आप ले लीजिए डिस्टेंस में डिफरेंस। तो एक बार डिस्टेंस 3 थी, एक बार डिस्टेंस 2 थी, यानी 3 - 2 डिस्टेंस ट्रेवल किया किस टाइम में, 3 - 2 सेकेंड में, 3 - 2 सेकेंड में, ठीक है। यानी 1/1। तो आपका आंसर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगी स्पीड, ये आ जाएगी स्पीड। आ रहा है समझ में, ये आ जाएगी स्पीड। अब एक चीज देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में, जब आपका कोई एक कर्व बनता है ना, जैसे मान लो ये तुम्हारा स्ट्रेट लाइन बने, तो स्ट्रेट लाइन की सबसे अच्छी बात ये है कि अगर तुम इसे एक्स एक्सिस के पैरेलल इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करोगे तो उससे एंगल हमेशा कांस्टेंट आता है, हमेशा एंगल कांस्टेंट आता है, हमेशा एंगल कांस्टेंट आता है, ठीक है। और इस एंगल के tan की वैल्यू को हम बोलते हैं स्लोप। इस एंगल के tan की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, स्लोप, ठीक है। और ये जो स्लोप होता है, स्लोप, ये स्लोप ही, ये जो tan थीटा की वैल्यू है स्लोप, यही आपकी वेलोसिटी है या स्पीड है। यही आपकी क्या है, वेलोसिटी या स्पीड, यानी tan थीटा की जो वैल्यू आएगी। आया समझ में। तो अब बताओ स्ट्रेट लाइन में हर एक पॉइंट पर, स्ट्रेट लाइन में हर एक पॉइंट पे थीटा सेम है, तो थीटा सेम है तो tan थीटा सेम, तो tan थीटा सेम, तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी सेम, तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी सेम, तो ये यूनिफॉर्म मोशन हुआ या नहीं हुआ, यस सर। हुआ या नहीं हुआ। तो अब एक चीज याद रखना तुम कि ये जो थीटा है, थीटा का एक tan थीटा है, और tan थीटा है तुम्हारा स्लोप, ठीक। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी, स्लोप रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी। आ रहा है समझ में, वेलोसिटी, या फिर मैं कह दूं स्पीड, या फिर मैं कह दूं स्पीड। स्पीड बोलना ज्यादा बेहतर होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्पीड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो स्पीड, और अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो वेलोसिटी, ठीक। आ रहा है समझ में। तो अगर आपने, आपका जो मोशन है, मोशन स्ट्रेट लाइन है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है, तो थीटा सेम रहेगा, थीटा सेम रहेगा तो वो यूनिफॉर्म मोशन बनाएगा, यानी उसकी स्पीड कांस्टेंट, यानी उसकी स्पीड कांस्टेंट, ठीक है। आया समझ में। अच्छा अब आगे बढ़ जाते हैं, थर्ड केस पे आ जाते हैं। ये चीज समझ में आई या नहीं आई, बोलो। यस सर। चलो अब थर्ड केस पे आ जाते हैं।
देखो अभी डिटेल में बता रहे हैं, इसके बाद मैं फिर स्किप करने लगूंगा क्योंकि बाकी प्रोसीजर सेम हो जाएगा ना। चलो देखो, तो ये तुम्हारा डिस्टेंस है, ये तुम्हारा स्पीड है, ये तुम्हारा टाइम है। इस बार जो हम कर्व बना रहे हैं वो इस तरह से बना रहे हैं, ऐसे कर्व बना रहे हैं। तो इस कर्व बनाने का मतलब समझते हो? देखो एंगल ड्रॉ करो, एंगल ड्रॉ करो। यहाँ पे एंगल तुम्हारा आएगा समथिंग थीटा, तो यहाँ पे थीटा 1 आएगा, यहाँ पे थीटा 2 आएगा, यहाँ पे थीटा 3 आएगा। तुम्हें नहीं लगता थीटा बढ़ रहा है? यस सर। यानी थीटा चेंज हो रहा है ना। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर थीटा चेंज हो रहा है, अगर थीटा 1 में हो जा रहा है, थीटा 2 हो जा रहा है, थीटा 3 हो जा रहा है, तो टेन थीटा भी चेंज हो जाएगा। टेन थीटा होगा, टेन थीटा 1 होगा, और टेन थीटा 2 हो जाएगा, और टेन थीटा 3 हो जाएगा। ठीक है, और टेन ऐसे टेन थीटा चेंज होना, इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि स्लोप चेंज हो जाएगा, स्लोप चेंज। और स्लोप चेंज का मतलब समझ रहे हो? स्लोप का मतलब वेलोसिटी या स्पीड चेंज हो जाएगी। और स्पीड चेंज का मतलब समझ रहे हो? एक्सेलरेशन आ जाएगा। आ रहा है समझ में? तो देखो थीटा से कितनी सारी चीजें रिलेट कर रही है। आया समझ में? थीटा चेंज हुआ, टेन थीटा चेंज हुआ। टेन थीटा तुम्हारा स्लोप है, तो स्लोप चेंज हुआ। स्लोप का मतलब वेलोसिटी होती है या स्पीड होती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। तो स्पीड चेंज हुई, स्पीड चेंज हुई, इसका मतलब एक्सेलरेशन आ गया। ये चीज समझ में आई? यस बोलो, सर। समझ में आया ना? और अगर तुम्हारा इस तरह का कर्व बन रहा है, इस तरह से कर्व बन रहा है, और कर्व में तुम्हारा थीटा चेंज हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ये एक्सिलरेटेड मोशन है। ये कौन सा मोशन है? ये एक्सिलरेटेड मोशन है, एक्सिलरेटेड मोशन। समझ में आ रहा है? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कर्व अगर पैराबोलिक होता है तो उसे एक्सिलरेटेड मोशन बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। चलो अब एक और चीज देखो, इसकी फाइनल देखो, इसकी फाइनल चीज देख लो। फाइनल क्या है? फाइनली जरा ये बताना, ये ग्राफ आपका पॉसिबल है या नहीं है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ पॉसिबल है या नहीं? वो पॉसिबल नहीं है। नो सर, पॉसिबल नहीं है, सच बताओ। डिस्टेंस कम हो रही है ना बाद में। नहीं सर। बिल्कुल भी ना। अच्छा ये मैंने बताया है क्या? यस सर, कल की क्लास में। अच्छा, तभी तो बोला मैंने, कहा कैसे तुम लोगों ने तुरंत तुरंत बता दिया। ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका रीजन ये है कि मैंने कहा था कि अगर एक व्हीकल मूव कर रहा है और स्टार्ट कर दिया मूव करना, तो उसकी डिस्टेंस कभी भी एक बार बढ़ के फिर कम नहीं हो सकती। ठीक है, तो अगर तुम्हारा डी जो है वो डिस्टेंस हुआ ना, डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस हुआ, तो ये जो तुम्हारा है dt डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा। इस केस में ग्राफ नॉट पॉसिबल, ग्राफ नॉट पॉसिबल। आ रहा है समझ में? लेकिन अगर यही तुम्हारा डी डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तब बताओ, सब पॉसिबल है। तब पॉसिबल हो जाएगा। तब तुम्हारा जो है। ग्राफ हो जाएगा वो ग्राफ पॉसिबल। यानी क्लास में ध्यान रहता है तुम लोगों का। चलो ठीक है, तो ग्राफ क्या हो जाएगा? पॉसिबल। ठीक, चलो ठीक है। ये फोर्थ केस था। अब हम मूव कर जाते हैं नेक्स्ट केस में। ठीक, ये चारों समझ में आ गए। हमने डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ पढ़ लिया। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ क्लियर हुआ। अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ तुम्हारा स्ट्रेट लाइन बनता है, हो रही है। वो किसी ने ओपन कर रखा है माइक। माइक किसी का ओपन है? तौकीर, मोहम्मद तौकीर। चलो अब सही है? स्टिल ओपन है। आखिर बेटा आपका भी शायद ओपन है। अब सही हुआ? अब हो गया सही। चलो ठीक है, चलो देखो, तो अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सेस आ जाता है, तो इस केस में हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे, इसका मतलब वेलोसिटी 0 है। और अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये रिप्रेजेंट करता है कि मोशन यूनिफॉर्म है और स्पीड हमारी कांस्टेंट है। ठीक है, आ रहा है समझ में? स्पीड कांस्टेंट है, कैसे पता चला? स्लोप से। स्लोप क्या होता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो एंगल बनाता है वाई एक्सेस, ये जो एक्स एक्सेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद, जैसे एक्स एक्सेस के पैरेलल लाइन आपने ड्रॉ किया ना, तो
पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद जो ग्राफ से एंगल बनता है उस एंगल को हम थीटा बोलते हैं, ठीक। तो वो थीटा, उस थीटा के tan थीटा की वैल्यू को हम स्लोप कहेंगे, और स्लोप की वैल्यू स्ट्रेट लाइन के केस में कांस्टेंट होती है तो हम कहते हैं स्पीड कांस्टेंट, और स्ट्रेट लाइन का मतलब यूनिफॉर्म मोशन। और अगर वो पाथ आपका कर्व हो गया तो देखो, कर्व पाथ का मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट मुड़ गया, मैंने आपको बताया कर्व पाथ का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये मतलब है, और इस तरह से चेंज हो रही है, ठीक। तो यहाँ थीटा आपका चेंज हो रहा है तो इस वजह से tan थीटा चेंज हो रहा है, tan थीटा का चेंज होना यानी स्लोप का चेंज होना, स्लोप का चेंज होना यानी स्पीड का चेंज होना, और स्पीड जब जब चेंज होती है तब तब क्या आता है, एक्सेलरेशन। तो ये आपका एक्सेलरेटेड मोशन होगा। यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा हमें नहीं पता। और लास्टली हमने ये देखा कि भाई ये वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं, ठीक। इतनी चीजें क्लियर है? यस ओके, सर। अब हम आ जाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे, या फिर स्पीड टाइम ग्राफ पे। वेलोसिटी या फिर स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक है। तो स्पीड टाइम ग्राफ, तो पहली चीज जो आपकी है वो तो यही है कि स्पीड टाइम ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन, देखो तीनों ग्राफ में पढ़ना, रुको monocytes are macrophages. Monocytes are macrophages are carbohydrates. चलो ये देखो, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के तीनों कर्व के बारे में एक बार स्टडी कर लेते हैं। तो ये आपकी स्पीड है, ये आपका टाइम है। स्पीड टाइम ग्राफ का अगर स्ट्रेट लाइन आया, स्पीड टाइम ग्राफ का अगर आपका स्ट्रेट लाइन इस तरह से आया, और अगर स्पीड टाइम ग्राफ आपका कर्व आया, ठीक, स्पीड टाइम ग्राफ आपका कर्व आया, और एक है कि स्पीड टाइम ग्राफ आपका इस तरह से डिक्रीज हुआ था, ठीक, और एक है स्पीड टाइम ग्राफ आपका एक्सेस के नीचे आ गए, ठीक है। ये चारों चीजें हमें देखना है, ठीक है। तो ये आपकी स्पीड है, ये आपका टाइम है। इसके इस बारे में आप क्या करोगे बताओ? ये इस वाले ग्राफ को, इस वाले पोर्शन को मत देना, बस इतना ये बताओ। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे आप टाइम को इंक्रीज करोगे वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेलोसिटी सेम है, देखो, ठीक है। इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट या फिर स्पीड कांस्टेंट। तो स्पीड कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, तो इसमें हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन, यही तो बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, हाँ, यूनिफॉर्म मोशन या एक्सेलरेशन की वैल्यू 0, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आ जाते हैं, ये ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप टाइम बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, और सेम तरीके से बढ़ रही है, सेम वे में बढ़ रही है, ठीक है, सेम वे में इंक्रीज हो रही है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? कहोगे कि वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी या फिर स्पीड, वेलोसिटी या फिर स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीजेज, तो यूनिफॉर्मली इंक्रीज होने का क्या मतलब है? यूनिफॉर्मली इंक्रीज होने का मतलब है कि एक्सीलरेशन की वैल्यू कुछ ना कुछ कांस्टेंट है और फिक्स है, यानी फिक्स रेट से हमारी वेलोसिटी बदल रही है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन हो जाएगा। अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ साथ यहाँ थीटा क्या है? यहाँ देखो, ये है थीटा, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, तो थीटा सेम है ना स्ट्रेट लाइन के केस में। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो थीटा होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, यहाँ जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी। आया समझ में? देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने देखा था ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप था वो क्या रिप्रेजेंट करता था? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप रिप्रेजेंट करता था स्पीड, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन। वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन। तो देखो, थीटा कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट यानी tan थीटा कांस्टेंट, tan थीटा कांस्टेंट यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगी वेलोसिटी, यानी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ये कौन सा मोशन होगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो ये स्पीड इनटू टाइम ग्राफ है जिसमें एक्सेस नहीं चाहिए। अच्छा, ये वाला कौन सा ग्राफ है? इस वाले ग्राफ के बारे में हमने देखा कि यहाँ थीटा चेंज होता रहता है, यहाँ थीटा चेंज। तो थीटा चेंज होने का मतलब समझ रहे हो? एक्सेलरेशन की वैल्यू बदल रही। थीटा चेंज होने का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन की वैल्यू बदल रही।
तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। आ रहा है समझ में? तो यहाँ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक, अच्छा ये वाला ग्राफ पॉसिबल है या नहीं अगर ये स्पीड टाइम है तो? यस सर पॉसिबल। बताओ। डिस्प्लेसमेंट वाले केस में तो पॉसिबल नहीं हुआ था, तो इसमें तो पॉसिबल होगा। इसमें कम पॉसिबल, ज्यादा हो सकती है। स्पीड कम ज्यादा हो सकती है। ठीक है, स्पीड कम ज्यादा हो सकती है। तो अगर ये स्पीड भी हो गया ना तो भी ये पॉसिबल है, स्पीड कम या ज्यादा हो सकती है। और अगर ये वेलोसिटी हुआ तब भी पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा इसलिए अब फिफ्थ केस पे आ जाते हैं। ये आपका केस नंबर 1 था, ये आपका केस नंबर 2 था, ये आप थर्ड में है, ये फोर्थ केस है। अब हम आ जाते हैं केस नंबर 5। बताओ अगर ये तुम्हारा स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम, अगर v तुम्हारा स्पीड हो, स्पीड, तो स्पीड टाइम ग्राफ के लिए ग्राफ पॉसिबल है या नहीं? नो सर, रीजन? ये टाइम माइनस में कैसे गया? माइनस में स्पीड नहीं जा हाँ, स्पीड सकती, नेगेटिव कैसे हो सकती है? स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती जीरो ना, होगी, इसलिए मिनिमम हाँ स्पीड जीरो होती है। स्पीड जीरो हो जाएगी। ग्राफ नॉट पॉसिबल, ग्राफ नॉट पॉसिबल। उसका रीजन क्या है कि स्पीड जो है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये वेलोसिटी नहीं, ये वी स्पीड नहीं वेलोसिटी है, ये क्या है? वेलोसिटी। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में ग्राफ पॉसिबल हो जाएगा, इस केस में ग्राफ पॉसिबल हो जाएगा। ग्राफ इज पॉसिबल, ग्राफ इज पॉसिबल। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अच्छा एक मैं फिर से एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। ये बताओ, मैंने कर्व ऐसे बना दिया, ये आपका स्पीड है, ये आपका टाइम। अब बताओ ये वाला कर्व पॉसिबल है या नहीं? तो ये पॉसिबल नहीं है। रीजन? सर टाइम थोड़ी घटेगा। टाइम थोड़ी घटेगा, बिल्कुल सही है। टाइम थोड़ी घटेगा ये भी हम कह सकते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर तुम ये लाइन ड्रॉ करते हो ना, तो ये लाइन इस वाला एक पॉइंट यहाँ कट करता है, एक पॉइंट यहाँ करता है, दोनों का टाइम सेम है, तो एक टाइम पे दो स्पीड तुम्हें मिलेगी। आ रहा है समझ में? जैसे ये वाला पॉइंट है, तो इसमें t1 के साथ एक स्पीड मिलेगी s1, मान लो ये तुम्हारा s1 है, और इसी t वाले टाइम पे, इसी t1 टाइम पे तुम्हारी एक स्पीड और मिल जाएगी t2 s2। तो बताओ एक ऑब्जेक्ट एक सिंगल टाइम में मल्टीपल स्पीड कैसे रख सकता है? जैसे मैं कह रहा हूँ कि तुम आगरा एक्सप्रेसवे पे थे, तो तुम्हारी स्पीड 120 से ज्यादा थी इसलिए फाइन भरो, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि तुम्हारी स्पीड 60 से कम थी इसलिए फाइन भरो। दोनों एक साथ तुमने किया, ये पॉसिबल है? नहीं है ना? आ रहा है समझ में? नो सर। तो एक टाइम पे मल्टीपल स्पीड एग्जिस्ट नहीं कर सकती, कोई एक ही करेगी। ठीक है, तो इस वजह से ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। अच्छा एक चीज तो ये हो गई कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमने क्या पढ़ा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप पढ़ा कि एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया भी होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, वेलोसिटी। अगर देखो ये स्पीड है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारा ये स्पीड है, स्पीड यानी स्पीड टाइम है, स्पीड टाइम है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस। तुम लोग को याद होगा मैं चेंज इन डिस्टेंस बार बार क्यों यूज कर रहा हूँ? चेंज इन डिस्टेंस ड्यू टू मोशन, याद है? यस सर। मैंने पहला जब हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया तभी मैंने बताया था ना, फॉर्मूले में डिस्टेंस नहीं होती है, चेंज इन डिस्टेंस होती है। ठीक है, आ रहा समझ में? तो अगर v तुम्हारा स्पीड है तब तो चेंज इन डिस्टेंस आएगा। अगर v तुम्हारा वेलोसिटी है, v तुम्हारा क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी के केस में ये आ जाएगा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। आ रहा समझ में? अगर ये v तुम्हारा वेलोसिटी है तो क्लियर है? ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व का मतलब क्या है? जैसे आपसे ऐसे कहा गया कि एक ऑब्जेक्ट है जो जिसका स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है, स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है। बताओ ये जो ऑब्जेक्ट मूव किया, ये वन डायरेक्शन मोशन है या टू डायरेक्शन मोशन? इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया या नहीं किया? यस सर, चेंज तो किया। डायरेक्शन को चेंज नहीं किया। डायरेक्शन को चेंज नहीं किया। आ रहा है समझ में? डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, बल्कि स्पीड उसने क्या किया है, कुछ टाइम तक तो अपनी स्पीड को बढ़ाया है,
उसके बाद अपनी स्पीड को घटा दिया, घटा के 0 कर दिया। यानी यहाँ से बाइक स्टार्ट किया घर से और बढ़ाता हुआ स्पीड को इंक्रीज करता हुआ पहुंच गया कहाँ पे, बाजार। अब यहाँ से सामान लिया, फिर यहाँ से अपनी स्पीड को डिक्रीज करता हुआ आ गया घर पे, और घर पे आके बाइक खड़ा कर दिया, ठीक है, 0 कर दी स्पीड। हाँ, ये है कि बाजार में सामान खरीदते समय रुका नहीं था, बस चलते ही हाथ से पकड़ लिया सामान, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ रुका नहीं है, ठीक। चलो, तो ये हो गया इसका मीनिंग। तो इसका मीनिंग ये है कि भाई आदमी, उसने क्या किया, मेन ने क्या किया, अपनी स्पीड को इंक्रीज किया है, स्पीड को इंक्रीज किया। इस पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड आने के बाद अब इसने स्पीड को अपनी डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, मान लो इसने कितनी हाइट ट्रेवल की, इसने ये जो वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी जो थी वो 10 है, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है 10, और जो टोटल टाइम लगा है वो है 20 सेकेंड, टोटल टाइम जो लगा है वो है 20 सेकेंड। समझ में आ रहा है? तो फाइंड करो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की, डिस्टेंस बताओ। तो टोटल डिस्टेंस होगी क्या, इसी ये जो आपका कर्व बनाया गया ना, इसका एरिया ले लें आप एरिया अंडर द कर्व ले लें, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कर्व के अंदर का जो एरिया होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 टाइम्स ऑफ बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस तो पूरा यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा बेस, और बेस हो गया 20 इंटू टाइम आपका इंटू हाइट आपका कितना, हाइट आपकी ये वाली लेंथ, और ये लेंथ आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10, तो यहाँ से कट कर दो, ये कट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 10, और 10 इंटू 10 100 मीटर आ जाएगी डिस्टेंस, 100 मीटर। तो वो टोटल 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये चीज समझ में आई या नहीं आई? पैरामीटर नहीं निकाल सकते थे? क्या हुआ? पैरामीटर नहीं निकाल सकते थे ट्रायंगल का? ट्रायंगल का पैरामीटर क्यों नहीं निकाल सकते, लेकिन पैरामीटर कुछ सिग्निफाई नहीं करेगा। जैसे एक सिग्निफिकेंस भी तो होता है, जैसे स्लोप का सिग्निफिकेंस क्या है, स्लोप का सिग्निफिकेंस है कि सर भाई स्लोप जो है, स्लोप रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस, टाइम ग्राफ होगा तो स्लोप रिप्रेजेंट करेगा स्पीड, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर मैं कह दूं पेरीमीटर, तो पेरीमीटर निकाल सकते हैं, लेकिन उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं। चलो, अच्छा, इसे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर जो आया है ना वो सही आया है। इसे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? देखो, ऐसे ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, अपने मोशन को स्टार्ट किया है, एक मैक्सिमम स्पीड तक गया है, लेट्स सपोज मैक्सिमम स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, मैक्सिमम स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड तक गया, कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। देन 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से आके फिर वो 0 पे आ गया, ठीक है। तो हम मान लेते हैं 10 सेकंड इसका, 10 सेकंड इसका। तो एक मैक्सिमम स्पीड तक जाना, फिर मैक्सिमम स्पीड से डिक्रीज करके अपनी स्पीड को फिर से 0 कर देना। तो दो टाइप का मोशन है, दो टाइप का, एक में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी से 0 से 10 सेकंड तक वेलोसिटी इंक्रीज की है, और फाइनल वेलोसिटी 10 है। तो इसमें कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, लेट्स सपोज s1, ठीक है। और फिर 10 मीटर पर सेकंड से उसने अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज करके फाइनल वेलोसिटी को उसने 0 कर दिया, और इसमें भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा s2। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, s1 प्लस s2, ठीक है। तो हम पहले s1 निकालते हैं, s1 u इज इक्वल टू 0 से u इज इक्वल टू 0, s1 में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने के लिए क्या करोगे, u इज इक्वल टू 0 हो गई, टाइम हो गया तुम्हारा 10 सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी हो गई तुम्हारी 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, कोई मुझे बताएगा यहाँ एक्सेलरेशन कितना होगा? 1 एक्सेलरेशन कितना होगा, 1 मीटर पर सेकंड। इसका रीजन क्या है कि भाई वेलोसिटी में चेंज आया है 10 का 10 सेकंड में, 10 का चेंज 10 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितने का चेंज, 1 का चेंज, तो एक्सेलरेशन हो गया 1। तो एस इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ऐसे ही तो कैलकुलेट करते हैं। अब इनिशियल वेलोसिटी ही 0 है तुम्हारी, ये पूरा 0 हो गया, तो आंसर आ जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ ए। ए की वैल्यू आपकी है 1, और टाइम कितना है, टाइम है 10, तो 10 इंटू 10, तो जब इसे कट करोगे ना तो ये 5 आ जाएगा। S1 आपका आ जाएगा 50 मीटर, S1 कितना आ जाएगा 50 मीटर। अब इक्वेशन ऑफ मोशन दूसरे वाले पार्ट पे अप्लाई करो। दूसरे वाले पार्ट में इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारी 10 है, और फाइनल वेलोसिटी 0 है। एक्सेलरेशन सेम आएगा, नेगेटिव -1, ठीक है, -1 मीटर पर सेकंड इसका, क्योंकि 10 सेकंड में वेलोसिटी 0 हो जा रही, तो 10 मीटर थी, 10 में 0, तो 1 के रेट से डिक्रीज हुई होगी। टाइम कितना है, 10 सेकंड। अब यहाँ भी इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल के S2 निकालने की कोशिश करो, तो S2 क्या हो जाएगा, ut माइनस हाफ एटी स्क्वायर।
कोई बताएगा माइनस क्यों किया? क्योंकि इस बार एक्सेलरेशन क्या है बताओ? नेगेटिव है। एक्सेलरेशन नेगेटिव तो फॉर्मूले में नेगेटिव आ जाता है, लेकिन मैग्नीट्यूड पुट करेंगे। अब बस एक बार फॉर्मूला चेंज कर दिया तो वैल्यू सिर्फ मैग्नीट्यूड ही पुट करेंगे, ठीक है। तो u पुट करो यहाँ पे, u आ गया आपका 10, इनिशियल वेलोसिटी 10, टाइम कितना है 10, तो 10 माइनस 10 इंटू 1/2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन 1 है। देखो मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट किया है, अगर आपने फॉर्मूला चेंज कर दिया तो मैग्नीट्यूड पुट करोगे, और फॉर्मूला नहीं चेंज किया तो साइन के साथ पुट करोगे, इंटू 10 इंटू 10, इसे कट करोगे तो आ जाएगा 500 माइनस 50, आंसर आ जाएगा 50। देखो 50 मीटर यहाँ 50 मीटर यहाँ, दोनों को सम करोगे तो कितना आ जाएगा टोटल 100, और हमारा एरिया अंडर द कर्व भी 100 आया था। तो इसलिए कहा जाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व होता है, एरिया अंडर द कर्व ही डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है, और वेलोसिटी स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस। क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस। ये दोनों कर्व हो गए, अच्छे से हमने पढ़ लिया, बताओ। यस सर। हाँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करता। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया बताओ? वेलोसिटी। वेलोसिटी। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया वेलोसिटी। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप कुछ रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है। आ रहा है समझ में? ठीक है। देखो मैं बता दूं, जैसे दो क्वांटिटी को तुम डिवाइड करते हो ना तो स्लोप आता है, दो क्वांटिटी को डिवाइड करने पे क्या आता है? स्लोप। तो मान लो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम को डिवाइड कर दो, और डिस्टेंस दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पर एरिया आता है। दो क्वांटिटी को डिवाइड करने पर स्लोप, दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पर एरिया, ठीक है। इसी तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिवाइड करोगे तो स्लोप, मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया। अच्छा, इसी तरह से एक्सेलरेशन टाइम में डिवाइड करोगे तो स्लोप, और मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया, मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया। अब तुम ये देख लो कि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या है? ये तो तुम्हारा वेलोसिटी है, ये तो तुम्हारा क्या है? वेलोसिटी। तो इसलिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है। अच्छा, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम तो एक्सेलरेशन होता है, तो इसलिए वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन अपॉन टाइम क्या होता है? कुछ नहीं, एक्सेलरेशन अपॉन टाइम कुछ नहीं होता, इसलिए इसका स्लोप कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करता। एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। याद है मैंने बताया था v माइनस u की वैल्यू at के बराबर। तो at एक्सेलरेशन इनटू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी, इस वजह से ये क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज इन वेलोसिटी। एरिया का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। किसका एरिया? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का। अच्छा, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस। चेंज इन डिस्टेंस बोलोगे या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? आ रहा है समझ में? अच्छा, इसी तरह डिस्टेंस इनटू टाइम क्या होता है? पता नहीं, डिस्टेंस इनटू टाइम आज तक हमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो ये देखो, इसमें दोनों वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम दोनों इंपॉर्टेंट है। एक इसमें स्लोप वाला है, एक इसमें एरिया वाला है, ठीक है। एक इसमें अनइम्पोर्टेंट, इसमें भी अनइम्पोर्टेंट। आया समझ में? यस सर। एरिया का मतलब दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने से जो तीसरी क्वांटिटी आ जाएगी वही एरिया रिप्रेजेंट करेगा। वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करने पर डिस्प्लेसमेंट आता था या डिस्टेंस आता था, तो हम कहते हैं एरिया अंडर वीटी कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम फाइनल अपने ग्राफ पे पहुंच जाते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में कौन कौन सा कर्व? ये खैर इसकी तो जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी तो ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम है। आप समझते हो कि भाई अब क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू टाइम के साथ कांस्टेंट है, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन हो जाएगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। आ रहा है समझ में? और यहाँ क्या है? यहाँ जैसे जैसे टाइम आप बढ़ा रहे हो वैसे वैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या कर रही है? बढ़ रही है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं आएगा, ये आएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। और यहाँ तो पूछो ही मत, यहाँ भी एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज हो रही, ठीक है। ये भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। अच्छा, ये इसमें एक क्वांटिटी आएगी स्लोप, स्लोप के बारे में हमें इसमें पता ही नहीं है, हमें तो इसका एरिया पता है। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट करता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। बस आपका टॉपिक यहीं तक था, ये वाला टॉपिक आपका यहीं पे फिनिश हुआ है, ठीक है, ये पूरा चैप्टर। हाँ सर, एक्सेलरेशन और टाइम का तो स्लोप देता भी नहीं ना, वही तो स्लोप देता ही नहीं, तो इसलिए हमने तो स्लोप डिस्कस ही नहीं किया।
हमने कहाँ डिस्कस किया स्लोप? उसका स्लोप तो आता है, देखो स्लोप आता है, लेकिन स्लोप कोई न्यू क्वांटिटी नहीं, कोई न्यू फिजिकल क्वांटिटी नहीं। जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन है, एक क्वांटिटी है, तो उसके बारे में हमने पढ़ा। लेकिन एक्सेलरेशन अपॉन टाइम कुछ होता ही नहीं है, तो उसके स्लोप के बारे में डिस्कस क्यों करना। तो यहाँ पे ये टॉपिक कवर हो जाता है, आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जा रहा है। मैं आप क्या कर रहा हूँ, एक जो हमारा कुछ क्वेश्चंस रह गए थे उसको मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ, फिर आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। सर सेकंड वाला मुझे समझ में नहीं आया। ये फॉर्म कैसे हो गया? ये जी अच्छा, ये देखो जरा, ये बताना टाइम t1 पे एक्सेलरेशन क्या है, a1, टाइम 2 पे एक्सेलरेशन क्या है, a2। टाइम के साथ एक्सेलरेशन बदल रहा है, नहीं बदला? जी तो टाइम के साथ एक्सेलरेशन बदल गया, तो एक्सेलरेशन बदलने से नॉन यूनिफॉर्म होता है। सर आपने कहा था कि यूनिफॉर्म में क्वांटिटी से बढ़ता रहता है नहीं acceleration। नहीं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, मैं ये कह रहा हूँ। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं, एक्सेलरेशन बदला, और हमें एक्सेलरेटेड मोशन ही पढ़ना होता है। 11th 12th में हर जगह एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में ही पूरा पढ़ना है। एक्सेलरेटेड मोशन और एक ऐसा मोशन जो एक्सेलरेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। आ रहा है समझ में? आया समझ में या नहीं सामिया? चलो ठीक है। सो अब हम चलो देखो लास्ट एक्सरसाइज पे आ जाओ। डीपीपी 4 में करवा दे रहा हूँ, थर्ड आप लोग के लिए है, आप लोग उसे सॉल्व करोगे एनी हाउ, ठीक है। चलो तो अब बताओ, व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ द बॉडी मूविंग विथ अ वेलोसिटी व्हिच इज ग्रेजुअली यानी यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। तो बताओ कौन सा ग्राफ ऐसा है जिसमें वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है विथ टाइम, वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। तो देखो इस मुझे तो लग रहा है सारे ही सही हैं। लेकिन सर वेलोसिटी पूछा है ना? हाँ वेलोसिटी पूछा है, इसके ऑल द अबव आंसर इज करेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें ये नहीं बताया था डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी। तो यहाँ वेलोसिटी बढ़ रही है ना, वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है, ये भी यूनिफॉर्म मोशन में ही आता है। हालांकि इसका आंसर सी, आप मैं सी कह सकता हूँ, लेकिन इन दोनों के बारे में भी आप कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। चलो सी ही है, लेकिन इन दोनों के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। देखो ये ए वाला और बी वाला होगा। हाँ, इसका आंसर डी। सर ए में तो चेंज हो रही है, नहीं ए में डिस्टेंस चेंज हो रही है ना, वेलोसिटी कहाँ चेंज हो रही है? देखो जब चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी। नहीं डिस्टेंस चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, ये कैसे अच्छा कह सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट उसका ऐसे सीधा लाइन जाएगा। चलो तुम सी आंसर लगाओ, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम यूनिफॉर्मली जहां चेंज हो रही है वो सी है, ठीक है। इन दोनों कर्व के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आ रहा है समझ में? हालांकि इन दोनों ये जो कर्व होता है ना, डिस्टेंस टाइम है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप देगा। तुम एक बात बताओ, स्लोप वेलोसिटी देगा, बताओ ये स्लोप चेंज हो रहा है या नहीं? तुम बस इतना बताओ, यहाँ स्लोप चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? सर स्लोप तो चेंज हो जाएगा। तो स्लोप चेंज हो रहा है यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है। यस सर। वेलोसिटी चेंज हो रही है ये तुम्हें पता है, पहले वाले में भी दूसरे वाले में, करेक्ट? यस सर। बस हमें ये नहीं पता कि वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो कांस्टेंट रेट से है या कांस्टेंट रेट से नहीं है। तो इन दोनों ग्राफ के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। आ रहा है समझ में? देखो हमें इतना पता है इसमें स्लोप बदल रहा है, इस वजह से वेलोसिटी बदल रही है, लेकिन वेलोसिटी किस रेट से बदल रही है ये हम नहीं कह सकते। स्ट्रेट लाइन के लिए हम श्योर हैं, कह सकते हैं यहाँ, तो इसका ऑप्शन सी होगा, ठीक है। क्लियर है? अच्छा When two quantity are directly proportional, then the graph would be similar to। तो directly proportional ग्राफ कैसा होता है बताओ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के केस में ग्राफ कैसा होता है? ए वाला होगा। नहीं ए यानी एक क्वांटिटी को हम बढ़ाते हैं
तो दूसरी भी बढ़ती है। एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो दूसरी भी बढ़ती है। RS1 में तो उसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, एक। ठीक है, अच्छा। विच ऑफ द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज नॉट पॉसिबल? क्या हुआ? बी भी हो सकता है। बी एक्सेलरेट, देखो एक क्वांटिटी ए को बढ़ा रहे दूसरी घट रही है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहाँ हुआ? इनवर्सली हो गया। इनवर्सली हुआ। Which of the following acceleration time graph is not possible? कह रहा है कौन सा acceleration time graph not possible? देखो एक डी वाला, क्यों? उसका रीजन क्या है? एक ही टाइम पे मल्टीपल एक्सेलरेशन, ये एक टाइम टी पे A1 एक्सेलरेशन भी आ रहा है, A2 भी आ रहा है, A3 भी आ रहा है, तो इसलिए वजह से ये ग्राफ पॉसिबल नहीं आ रहा है समझ में। एक सिंगल टाइम पे मल्टीपल एक्सेलरेशन आ रहा है। अच्छा, which of the following is correct for unit? सी में? सर ए में क्या हो रहा है? ए में देखो जैसे जैसे तुम्हारा टाइम बढ़ रहा है ना, एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट। यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन बदल रहा है। यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, दोनों में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक में एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, एक में एक्सेलरेशन घट रहा है। आ रहा है समझ में? यहाँ एक ही टाइम पे मल्टीपल एक्सेलरेशन इस वजह से पॉसिबल है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होगा बताओ? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, देखो यहाँ एक्सेलरेशन क्या है बताओ? यहाँ वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो। यहाँ वेलोसिटी फिक्स है, यहाँ भी वेलोसिटी फिक्स है, देखो ये तो रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट ही रेस्ट पे, तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो वेलोसिटी जीरो, और जब वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो। यहाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, क्योंकि इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी, तो स्लोप कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन शुड बी जीरो। ठीक है, और ये जो तीसरा वाला कर्व है, तीसरे वाले कर्व में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दे रखा है ना, यहाँ वेलोसिटी चेंज, देखो जब दो आ गया ना तो इसका ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव करेक्ट लगाना ही है। मैंने बताया है इस केस में आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी। जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी। और आपको पता है वेलोसिटी चेंज हो रही है, दिख रहा है ना, वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि स्लोप बढ़ रहा है ना। ठीक है, अब अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो आप ये नहीं कह सकते कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म वे में चेंज हो रही है या नॉन यूनिफॉर्म वे में चेंज हो रही है। तो यूनिफॉर्म वे में चेंज हो रही है तो फिर एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो रही तो नहीं होगा। लेकिन दो में ऑप्शन सही आ रहा था तो हम इसको भी कहेंगे ये भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। देखो एक ऑब्जेक्ट, अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है स्टॉप कंडीशन में, फिर भी वो एक्सेलरेटेड मोशन। आया समझ में? द डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोन बिलो, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रहा है, देखो पहले डिस्टेंस बढ़ गई, फिर डिस्टेंस कांस्टेंट है, यानी डिस्टेंस फिक्स है। डिस्टेंस फिक्स का मतलब बी और सी के बीच में ऑब्जेक्ट किस पे था? रेस्ट पे, तो सी से डी। कह रहा है बिलो इंडिकेट मोशन ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड फॉर विच ऑफ द पार्ट? तो यूनिफॉर्म स्पीड कहाँ है बताओ? यहाँ तो स्पीड हमारी बदल रही है, स्लोप बदल रहा है, यहाँ स्पीड जीरो है, यहाँ स्पीड जीरो है ना, जीरो, और यहाँ सी से लेकर डी तक एक फिक्स स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड कहाँ कहाँ हो जाएगा? तो बीसी में भी यूनिफॉर्म स्पीड होगी, स्पीड जीरो, और सीडी में भी यूनिफॉर्म स्पीड होगी, तो इसका आंसर बोथ हो जाएगा, बीसी एंड सीडी। ठीक है, आ रहा है समझ? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज नॉट पॉसिबल? क्वेश्चन नंबर 6 बताओ कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कौन सा? सर पॉसिबल है, 6 क्वेश्चन लिखा अच्छा, है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल? पॉसिबल, पहला तो पॉसिबल है, पहला तो पॉसिबल है, लेकिन ये देखो यहाँ डिस्टेंस कम हो गई, तो डिस्टेंस मैंने बताया था बढ़ने के बाद कम नहीं हो सकती, बताया था ना। एक बार जब तुमने डिस्टेंस मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गए तो डिस्टेंस डिक्रीज नहीं कर सकते। देखो ये आ गया क्वेश्चन, एक बार मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गए तो डिस्टेंस डिक्रीज नहीं कर सकते, एक बार मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच गए तो डिस्टेंस डिक्रीज नहीं कर सकते। ये चीज समझ में आई? यस सर। ये तीनों पॉसिबल नहीं, सिर्फ एक पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा, अ बॉडी एक्सेलरेट टू ए सर्टेन मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेट होकर एक मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर रही है, then move negative acceleration for some time such that final velocity opposite to the initial velocity। कह रहा इस तरह से मूव कर रही है कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो अपोजिट हो गई इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट ने अपना मोशन स्टार्ट किया और एक मैक्सिमम वेलोसिटी तक गया, उसके बाद उसने अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज किया, डिक्रीज करते करते इस लेवल तक पहुंच गया कि जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो अपोजिट हो गई इनिशियल वेलोसिटी की, यानी जिससे मोशन स्टार्ट किया, जिससे मोशन
स्टार्ट किया, तो बताओ ये कौन सा कर्व होगा? बताओ ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया। एक बॉडी है एक्सेलरेट कर रही है टू ए सर्टेन मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है, एक सर्टेन मैक्सिमम वेलोसिटी से एक्सेलरेट कर रही, ठीक, यानी उसके पास एक मैक्सिमम वेलोसिटी थी, उससे उसने एक्सेलरेट किया, एक मैक्सिमम वेलोसिटी थी उससे उसने एक्सेलरेट किया, ठीक है, यानी एक्सेलरेट करने का मतलब एंड देन मूव नेगेटिव, एक्सेलरेट करने का मतलब उसने अपनी वेलोसिटी को बढ़ाया, तो पहले तो उसने अपनी वेलोसिटी को बढ़ाया है, फिर उसके बाद उसने अपनी वेलोसिटी को घटाया है, उसने अपनी वेलोसिटी को घटाया फॉर सम टाइम, पहले बढ़ाया है, बढ़ा के मैक्सिमम, देखो मूव्स एक्सेलरेट टू ए सर्टेन मैक्सिमम वेलोसिटी, एक सर्टेन मैक्सिमम वेलोसिटी तक एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर गया, देन मूव नेगेटिव एक्सेलरेशन, उसके बाद उसने अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज किया सम टाइम तक, एंड सच दैट फाइनल वेलोसिटी अपोजिट टू द इनिशियल वेलोसिटी, और इस तरह से डी एक्सेलरेट किया है कि उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो नेगेटिव हो गई उसकी इनिशियल वेलोसिटी की। देखो अगर हम ये ग्राफ माने ना, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो फाइनल 0 होनी चाहिए, बताओ। देखो अगर मान लो v = 10 से स्टार्ट किया, मैक्सिमम 100 पे गया, तो आना कहाँ चाहिए? -10 पे आना चाहिए ना, इसका यही तो मतलब है, फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो इनिशियल वेलोसिटी का अपोजिट होगी, तो अगर 10 है तो -10 होना चाहिए ना, तो अच्छा अगर 0 है तो 0 होना चाहिए, आ रहा है समझ में? ठीक है, अब यहाँ देखो ये 0 है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? फाइनल वेलोसिटी v, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? v, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये कितना है? v, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v, और ये तो डी एक्सेलरेटेड है, ये भी गलत हो गया, ठीक है, और ये कितना है? 0, अरे इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है सर वो पहले जो ऊपर जाएगा वहां से स्टार्ट करेंगे ना, वहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, ऊपर वाले पॉइंट से। नहीं, इसने ये कहा है मैक्सिमम हाइट तक गया है। कि इसने ये कहा है कि एक बॉडी एक्सेलरेट कर रही है टू ए सर्टेन मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी एक ऑब्जेक्ट है जो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर रहा है, ठीक, मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसने अपनी वेलोसिटी को मस्ट है बढ़ाया ही होगा, शुरुआत में ही बढ़ाया होगा, तो दो ऑप्शन आ सकते हैं, एक ये ऑप्शन यहाँ बढ़ रहा है और इन दोनों में तो घट रहा है, ये नहीं होगा, दोनों नहीं होंगे, एक ये ऑप्शन है यहाँ बढ़ रहा है, ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, दो ऑप्शन में बढ़ रहा है, पहली कंडीशन कि एक बॉडी एक्सेलरेट कर रही है टू ए सर्टेन मैक्सिमम वेलोसिटी, वो यही दोनों अचीव कर पा रहे हैं, देन मूव नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी उसके बाद वो नेगेटिव एक्सेलरेशन की तरफ आ रहा है फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए, सच दैट उसकी फाइनल वेलोसिटी, सम टाइम के लिए नेगेटिव एक्सेलरेशन आया, सच दैट उसकी फाइनल वेलोसिटी, नेगेटिव एक्सेलरेशन में फाइनल वेलोसिटी इज अपोजिट टू इनिशियल वेलोसिटी, इसके और इसके अपोजिट होगा, तो सही है, ये वाला पार्ट यहाँ पे सही नजर आ रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट सही है, जब नेगेटिव एक्सेलरेशन में उसकी फाइनल वेलोसिटी, देखो फाइनल वेलोसिटी ये नहीं है, नेगेटिव एक्सेलरेशन में तो कतई नहीं है, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन में है फाइनल वेलोसिटी, नेगेटिव एक्सेलरेशन में फाइनल वेलोसिटी है, फिर अगेन पॉजिटिव एक्सेलरेशन में फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए, इस केस में देखो इनिशियल 0, पॉजिटिव एक्सेलरेशन में फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम ये, नेगेटिव एक्सेलरेशन में फाइनल वेलोसिटी ये हो जाएगी, तो ये ग्राफ गलत हो जाएगा, क्योंकि 0 थी तो 0 आनी चाहिए थी फाइनल, ये वाला पॉसिबल नहीं है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ए पार्ट इसका करेक्ट है। आया समझ में या नहीं आया? एक बार फिर से बताना पड़ेगा। नो सर। चलो फिर क्लास को ओवर कर देते हैं अब यहाँ पे। ओके सर। एक बार आप लोग भी लगा लीजिएगा, चारों डीपीपी लगा लीजिएगा, बड़ा अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। और टाइम टेबल के बारे में 1 सेकेंड इसे ओवर कर दें, पहले रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें।